जो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, वो लॉजिक ज़्यादा होती है बनस्बत डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हम देखते हैं कि लॉजिकली क्या चीज़ कहाँ जानी चाहिए। हमारा जो है वो पर्पस जो है वो फॉर IFRS जो लॉजिकली ड्रिवन, हाँ लॉजिक प्रिवेल्स, लॉजिकल चीज़ें देखी जाती लॉजिकली ड्रिवन हमारी होती है फाइनेंशियल बेस्ड, जो आप डिसीजन मेकिंग कह लें, और जो आपके अकाउंटिंग बेस्ड जो आपके एनालिसिस होता है वो रूल ड्रिवन होता है बेसिकली। हैं, रूल ड्रिवन। जी एनीबडी एल्स? जी दिलीप कुमार, आप कुछ कह रहे हैं? सर फाइनेंस के हवाले से कि हम उसकी मैनेजमेंट इंडिविजुअली या फिर जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम मनी को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और अकाउंट में सारा कुछ उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से उस हिसाब से हम डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा ये बताइए दिलीप साहब कि हम बैलेंस शीट को जब देखते हैं फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, तो बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? हाउ द बैलेंस शीट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट? सर बैलेंस शीट में अगर फाइनेंस के हवाले से हम देखेंगे तो उसमें कि हमने कितनी बजटिंग किस हवाले से की हुई है, किस कैपिटल जो ऑपरेशन हमारे कॉस्ट हैं उसके हवाले से। तो किस तरह से फर्क है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में? इनकम बैलेंस शीट में क्या मालूम होता है, इनकम स्टेटमेंट में क्या मालूम होता है? सर इनकम स्टेटमेंट में तो हमारे क्या कहते हैं पूरे क्या करंट एसेट या पूरे उसकी शो हो जाएंगे। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, चलो ये बता दें। जी अब्दुल कादिर साहब आप बताइए। सर इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं फॉर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और जबकि हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी वो हम फाइनेंशियल पोजीशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो बैलेंस शीट से अगर एनालिसिस एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि अगर इफ यू आर एनालिस्ट, तो बैलेंस शीट से हम क्या चीज़ निकालेंगे, कंपनी के बारे में क्या पता करेंगे, और इनकम स्टेटमेंट से क्या पता करेंगे? जी अब्दुल कादिर आप बताइए। सर बैलेंस शीट से बेसिकली एज अ होल कंपनी की जो करंट जो सिचुएशन पोजीशन होगी इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड सेल्स और इस तरह की चीजें हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेयरएज इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं कि जी मोर और लेस लाइक एक्टिविटीज बेस्ड के जी उसमें हमने सेल्स क्या की और उसके अंदर एक्सपेंडिचर्स क्या रहे हमारे कंपनी के, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी हसीब आप बताइए। सर बेसिकली जो मेन पर्सपेक्टिव जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस शो कर रही होती है। सही सर। तो सेकंड ये कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट्स के जो हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया था कि जो अकाउंट्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस रेवेन्यूज़ होते हैं, सेल्स और रिसीवेबल्स होते हैं, और इसी वजह से इनको ये क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इनको क्लोज नहीं करेंगे तो ये डबल एंट्री के अंदर काउंट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। नेक्स्ट सर जी बोलिए सर। सर मैं बस ये कह रहा था कि बिल्कुल कंटिन्यू आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बस मैं रिमाइंड कर रहा था सर, लास्ट क्लास में हम ये इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके थे, और बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स के आइटम्स होते हैं वो भी डिस्कस कर चुके थे, और आई थिंक हमें फिक्स एसेट से आगे बढ़ना था। चले अच्छा वो आपने रिमाइंड करा दिया। तो हमने ये बात डिस्कस कर ली कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी, और इनकम स्टेटमेंट जो है परफॉर्मेंस देख रही होती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से तो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फिर हमने कैश फ्लोज भी डिस्कस कर लिए होंगे कि कैश फ्लोज एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद वी वर डिस्कसिंग अबाउट, जो हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट में हम आगे थे, तो उसमें वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे जो फाइनेंस में जो है वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होती है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंट जो बैलेंस शीट का आइटम्स है उसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहली जो डिस्कस किया था वो मेरे पास इन्वेंट्री को किया था। तो इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होती है तो बताएगा? जी उधर आप बताएं। कॉस्ट वैल्यू के ऊपर सर, जो बुक वैल्यू होती है।
बुक वैल्यू पे होती है। रूल क्या कहता है सर? इन्वेंट्री लोअर कॉस्ट उधर बताइए। सर बुक वैल्यू पर होती है, कॉस्ट वैल्यू पे। अच्छा, बुक वैल्यू पे क्या चीज क्या रिकॉर्ड होती है? इन्वेंट्री बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। यस सर। क्या कभी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो सकती है इन्वेंट्री? जी उधर मार्केट वैल्यू पे जी कलीमुल्ला साहब। सर बुक वैल्यू पे होती है इन्वेंट्री कन्वर्ट इटसेल्फ किसी दूसरे पर्पस में, और फिक्स एसेट होते हैं, बुक वैल्यू जो है कॉस्ट होते हैं। ये बताइए मार्केट वैल्यू पे क्या इन्वेंट्री कभी रिकॉर्ड हो सकती है या सिर्फ बुक वैल्यू पे ही होती है? ये रूल है। नहीं सर, इन्वेंट्री जो है सर वो बुक वैल्यू पे ही होगी। अच्छा, कोई कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो? नहीं सर, क्योंकि फिक्स एसेट होते हैं ना बुक वैल्यू। जी वहाब साहब आप बताइए। सर ये एक्चुअली जो स्टैंडर्ड कहता है इन्वेंट्री का आई जी बोलिए वहाब साहब। हाँ वही कहता है कि लोअर कॉस्ट एनआरवी। अच्छा एनआरवी जो है वो मार्केट वैल्यू है जो माइनस करते हैं मार्केट वैल्यू एक्सपेंस टू सेल। जब अगर एनआरवी कम होगी जो हमारी मार्केट वैल्यू कम होगी कॉस्ट से तो हमें उसको एनआरवी पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका रूल ये होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट ना, जो चीज लोअर होती है उस पर रिकॉर्ड होती है। तो अगर अमूमन बुक वैल्यू कम होती है इसलिए हम समझते हैं कि बुक वैल्यू पे होगी, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आ गया कि जहाँ पे मार्केट वैल्यू कम है, वो कब मौका आएगा जब आपकी डिफ्लेशन हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो अगर प्राइसेस कम हो जाएंगी तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाएगी। तो अगर मार्केट वैल्यू कम होगी तो इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू, ये रूल कहता है। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? सर डिफ्लेशन ना हो थोड़ा अभी जैसे पेट्रोल के रेट गिरे थे, हाँ उनके ग्रेड रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो रिफाइनरी कंपनी थी उनके स्टॉक में पेट्रोल भी पड़ा होगा। और अगर बैलेंस शीट डेट अगर वो आती है इस तरह से मंथ एंड आता है और उनको अगर वो रिकग्नाइज करते हैं उसका तो प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते थे वो उसका पार्टली। अगर परमानेंट किस्म का होता पेट्रोल के रेट गिर जाते तो वो फिर उसकी राइट ऑफ वगैरह भी इस तरह से कर सकते हैं एनआरवी पे। फिर वो अलग बात है। राइट ऑफ सर वो तो एक केस आ गया ना कि अगर मार्केट वैल्यू कम होगी किसी भी चीज की तो फिर वो क्या नाम है मार्केट वैल्यू पे आएगी इन्वेंट्री, वरना तो सर बुक वैल्यू पे रहेगी अगर हाँ मार्केट वैल्यू बढ़ती है। हाँ बिल्कुल ये सही है। तो अमूमन जो है हम क्योंकि मार्केट वैल्यू पे बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं तो इसलिए हमें जो है ना, लेकिन मार्केट वैल्यू पे भी थियोरेटिकली हो सकती है। ये बताइए कि बुक वैल्यू पे किस तरह करते हैं, कितने हाइपोथेसिस, कितने तरह के मेथड्स होते हैं? जी जी बिलाल आप बताइए। बिलाल बिलाल हुसैन, चलिए इकरा इकरा बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। तो 3 तरह के मेथड होते हैं, FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज। सर आई थिंक कैश होता है, नहीं इकरा से पूछो जी। कैश होता है, लोन डेबिट होता है और डेबिट होता है। क्या डेबिट होता है, किसकी बात कर रहे हैं? मतलब जिसकी बुक वैल्यू की, नहीं मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ ना। इसकी इन्वेंट्री के हिसाब से। आप इकरा आप बताइए। बुक वैल्यू जो है वो पे रिकॉर्ड करने के 3 मेथड आपने बताए, 3 अप्रोचेस बताइए, तो क्या है वो? जी जी सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो नॉर्मली हम यूज जो कर रहे होते हैं वो क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? फर्स्ट इन जो पहले इन्वेंट्री आई होगी उसको हम जो उसकी वैल्यू होगी उससे हम रिकॉर्ड करेंगे, ये इसमें ये है। और लास्ट में जो हमारी इन्वेंट्री बची होगी उसकी उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो पहले वाली जो मार्केट जो हमारे पास प्राइस होगी उससे ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग FIFO ही यूज कर रहे होते हैं। और ये वेटेड बताइए, एवरेज हम ये क्यों कह रहे हैं, assumption ले रहे हैं हम डायरेक्ट इन्वेंट्री जिस वक्त आई उस वक्त रिकॉर्ड कर लें, इसका मतलब क्या है?
सर फिर इनकी कॉस्ट का डिफरेंस आ जाएगा ना, जो प्राइस होगी भाई आपने अगर इन्वेंट्री 2 तारीख को लाए हैं तो जो आपने जो सेल की है 2 तारीख वाली, तो 2 तारीख वाली प्राइस रिकॉर्ड कर लें। अब आपको जो है इसको ये अजम्पशन करने की क्या ज़रूरत है कि जो मैंने सेल किया वो वही है जो मैंने पहला खरीदी थी। जब आपने खरीदी है वो जो सेल किया वो रिकॉर्ड कर लेना, मसला क्या है? सर लेकिन जो पहले की मतलब रह गई होगी तो फिर वो कब रिकॉर्ड करेंगे? वो भी तो रिकॉर्ड करनी है ना। नहीं तो वो जिस वक्त सेल करें वो रिकॉर्ड कर लें उसकी। यानी अगर आपने 2 तारीख की इन्वेंट्री सेल की है तो 2 तारीख की इन्वेंट्री उसके अगेंस्ट कॉस्ट में 2 तारीख लिख लें, मसला क्या है? कोई बताएगा इसका जवाब? जी अब्दुल हसीब साहब। सर जो हम लोगों ने सीखा वो ऐसा है कि फीफो मेथड जो होता है बहुत रियलिस्टिक होता है और ये मैक्सिमम मार्केट में यही यूज़ होता है। इसका जो मेन रीज़न होता है कि इसके अंदर जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ड्रिवन की जाती है। जैसा आपका सवाल था ये क्यों किया जाता है, तो जहाँ तक मेरा समझने का ताल्लुक है वो ये है कि देखें किसी भी चीज़ की प्राइस जो होती है वो जैसा अगर आप अभी ले रहे हैं तो वो कम है, थोड़े दिन बाद उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर अभी आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फ़र्ज़ कर लें कि एक चीज़ आपको आइटम 5 रुपये का मिला, उसकी आगे मार्केट वैल्यू 7 रुपये की हो जाती है, तो आपने रिकॉर्ड 5 रुपये से किया हुआ है। इस वजह से जब आप उसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके अंदर आपकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम शो करेगी। अच्छा जी जुनैद आप बताइए। सर एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है हम पूरे साल इन्वेंट्री डिफरेंट प्राइसेस पे बाय करते हैं और उसमें से हम जब हम रैंडमली उसमें से सेल भी करते रहते हैं। प्रॉब्लम जब आती है जब साल के आखिर में हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री होती है तो हमें ये पता नहीं होता कि हम इस इन्वेंट्री को किस प्राइस पे वैल्यू करें। तो बेसिकली उस एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन डिटरमाइन करने के लिए 3 मेथड होते हैं। फीफो के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पहले इन्वेंट्री आई थी हमने वो पहले बेची है, तो जो एंडिंग इन्वेंट्री के प्राइस होते हैं एंडिंग आखिर में जो हमने बाय की होती है उसके जो प्राइस होते हैं उसके थ्रू हम एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। लीफो मेथड में सर इसका अपोजिट होता है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो लास्ट बाय थी उसको हमने पहले सेल किया है, तो इसलिए जो इनिशियल परचेजेस होती हैं इनिशियल बाय होती हैं उसके प्राइस की बेसिस पे हम एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। और वेटेड एवरेज में सर हम जो टोटल बाय होती है और जो टोटल बाय की क्वांटिटी और बाय की जो वैल्यूएशन होती है उनको डिवाइड करके एक वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं और उसकी बेस पे एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। सही है, गुड। तो जो इन्होंने जो बात की है बिल्कुल सही कि वजह इसलिए होती है, हम ये एजम्पशन करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कि हमें ये मालूम नहीं होता कि इन्वेंट्री जो है वो हम कौन सी सेल कर रहे हैं, वो बाय कब की थी। जैसे मैंने आपको एक पेट्रोल की उसकी एग्जांपल दी थी कि आपके पास एक इनपुट आ रहा है और आउटपुट जा रहा है, तो आपको ये नहीं मालूम कि वो कौन सा जो वो सब एक पूल में कलेक्ट हो रहा है, तो उस पूल से कौन सा पहले जा रहा है कौन सा बाद में जा रहा है, तो वो हमें मालूम नहीं है, जिसकी वजह से फिर हम अजम्पशन करते हैं। सही है ना? और वो बिल्कुल उन्होंने 3 अजम्पशन के बारे में उन्होंने बताया। तो अच्छा लेट्स मूव अहेड, ठीक है ना। इसके बाद जो है फिक्स एसेट्स जो होते हैं वो किस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? जी सर बुक वैल्यू पे फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड किए जाते हैं। बुक वैल्यू पे, ठीक है ना। और उसके साथ क्या होता है, उसकी मार्क टू मार्केट कैसे करते हैं, उसको जो है उस पर डेप्रिसिएशन भी करते हैं, बुक वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है ना? ये यस आप सर, कह रहे हैं? हाँ सर, मैं कह रहा था कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस ग्रॉस बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं इस तरह से। एक मॉडल तो ये है नॉर्मली, और दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल भी होता है। वो क्या है? तो वो मार्केट वैल्यू पे होता है। हाँ वो क्या फिक्स एसेट के लिए यूज होता है? हाँ, रिवैल्यूएशन मॉडल फिक्स एसेट्स के लिए। हाँ बताएं क्या। सर उसके अंदर जो स्टैंडर्ड अलाउ करता है फिक्स एसेट का, उसमें ये बोलता है कि भाई आप करंट मार्केट वैल्यू पे उसको फिक्स एसेट को एडजस्ट कर लेंगे और साथ में रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म होता जाएगा
और साथ में जो कॉस्ट रिलेटेड डेप्रिसिएशन है वो P&L में हिट करेगा। नहीं, यानी कि हर साल का जो करंट मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू करेंगे। हर साल नहीं ज़रूरी होता, वो उन्होंने अगर एक पॉइंट बनाया है, उस पॉइंट पर देखा, उस पॉइंट पे रीवैल्यू किया, अगर उससे ऊपर मार्केट वैल्यू रह रही है तो उसको फर्दर चेंज अमेंडमेंट की इंटेंशन होती है। एक सर्टेन पीरियड उन्होंने सेट कर लिया, एवरी 3 इयर्स देखेंगे या इस तरह से ना। और उसके अलावा जो है वो क्या करते हैं कि वो नीचे जाएगी ना तो फौरन उसको ख़त्म कर देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस को उतने से। अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि हर 3 साल बाद जो है उसको रीवैल्यू करेंगे एसेट को मार्केट वैल्यू के साथ। पॉलिसी बनाते हैं इस तरह से, हाँ पॉलिसी बना ली एक तरह 3 साल बाद। ये उसके अंदर है IFRS वगैरह के अंदर? IFRS में कोई इस तरह से नहीं दिया। IFRS में ये दिया हुआ है कि रिवैल्यूएशन का जो आपको मॉडल दिया है वो बोला है कि भाई आपने एक दफा रिवैल्यू कर लिया। हाँ बोले जी जुनैद। सर अभी रिसेंट जो स्टैंडर्ड्स है उसकी मैं उसके हवाले से अपडेट नहीं हूँ, लेकिन जब IAS थे, IAS 16 के अंदर ये रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट के मॉडल्स हैं। और रिवैल्यूएशन सर एनुअली हो सकती है, जो उसके अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की फिक्स एसेट की प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा होती हैं तो उसकी रिवैल्यूएशन आप रिकॉर्ड करते हैं। और इक्विटी साइड पे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आप जो है चार्ज में उसको एडजस्ट करते हैं। और सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन और उसका मतलब सब्सिक्वेंटली जब उसकी जो करंट बुक वैल्यू होती है उसके ऊपर जब उसको डेप्रिशिएट करते हैं तो डेप्रिसिएशन और साइमल्टेनियसली रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कम होते जाते हैं। इसी तरह से सर एक मॉडल होता है इम्पेयरमेंट का कि अगर किसी फिक्स एसेट की वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन जितना आप चार्ज करते हैं उससे ज़्यादा नीचे आ जाती है तो उसको फिर इम्पेयरमेंट के थ्रू जो है एडजस्ट करते हैं। अच्छा, वो मेरा ख्याल ये है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो 16 है इसमें जो आते हैं वो तो फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं इसमें। सर अभी करंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी अपडेट मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ 2013 में जब मैंने पढ़े थे उस वक्त क्या IAS 16 सर प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। सर मैं ऐड करूं, सर वहाँ बात करूं। सर ये एक्चुअली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ना वो नए करंट में IFRS 9 में कवर हो रहा है, ठीक है। और जो IAS 16 एक प्रॉपर्टी प्लांट का नया कोई नहीं आया है, IAS 16 ही अप्लाई होता है। IAS 16 के जो आप इसका पैरा मैं बता सकता हूँ आपको, तो उसके अंदर है ना ये आपको मॉडल अलाउ करता है कि आप जो है ना इसके ऊपर वैल्यू कर सकते हैं, यानी आप मार्केट वैल्यू कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू कर सकते हैं। हाँ मॉडल अलाउ करता है, ये ऑल्टरनेटिव है आपको। आप अगर शकरगंज मिल्स के अकाउंट में जाएंगे वहाँ रिवैल्यूएशन हुआ है। बर्जर पेंट तो अभी ख़त्म हो गया, लेकिन बर्जर पेंट ने भी वंस रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई भी किया हुआ था। तो कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने रिवैल्यूएशन मॉडल उठाया हुआ है। अच्छा, तो सही क्लास ऑफ एसेट्स पे भी करते हैं ये, सिर्फ एक उस पे नहीं। हाँ पूरे होल पे नहीं, हाँ पार्ट ऑफ इट पे भी कर सकते हैं फिक्स एसेट के। लेकिन अगर सर एक एसेट पे करेंगे तो आपको उसी कैटेगरी के तमाम एसेट को करना पड़ेगा। तमाम एसेट को करना जैसे अगर लैंड आप कर रहे हैं तो सिर्फ एक लैंड नहीं होगी, सारी लैंड रिवैल्यू होंगी। प्रॉपर्टी मशीनरी है तो एक मशीनरी पे अप्लाई नहीं होगा, सारी मशीनरीज पे अप्लाई होगा, इस तरह होगा। असल में तो इसका अब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे रूल्स जो हैं वो ये अलाउ करते हैं कि फिक्स एसेट को मार्क टू मार्केट किया जाए और उसको जो है वो मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि रूल अलाउ करते हैं? जी सर। हाँ IAS 16 का पैरा 31 ये कहता है आफ्टर रिकग्निशन एज एन एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हुज फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड reliably shall be carried at the revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment loss। means अगर उस revaluation से नीचे आ जाएगा तो impairment fund book कर लेंगे। and revaluation shall be made with subsequent regulatory to ensure that कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट जाएगा? नहीं पहले जो है अगर रिजर्व से कवर हो सकता है रिवैल्यूएशन रिजर्व से, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व साफ किया जाएगा। मींस अगर समझो कि मैंने 1 लाख का एसेट था, रिवैल्यू करके 2 लाख कर दिया उसे, मार्केट वैल्यू 2, अब मेरे पास रिजर्व 1 लाख का खड़ा हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन में मैं समझो कि 1-2 साल चार्ज करता हूँ, 10,000 का चार्ज कर लिया, 90,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है,
उस रिजर्व से रिलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज हो गया, कॉस्ट वाला तो पीएनएल में जाएगा। नहीं, ठीक है, अगर लेट्स सपोज रिजर्व से कम हो गई उसकी वैल्यू, तो सब हाँ पीएनएल में चले जाएगा, सर अगर इम्पेयरमेंट गेन लॉस बुक कर लेंगे। मतलब गेन रिजर्व से भी Depreciation- ज्यादा, अच्छा सर रिजर्व से भी कम हो गई, हाँ ठीक है सही है। अच्छा, हाँ और दूसरा ये कि अगर रिजर्व से बढ़ गई वैल्यू, रिजर्व बढ़ जाते हैं, तो वो रिजर्व कहाँ क्लोज होंगे? वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में इक्विटी में सर। क्लोज सर होंगे वो या डायरेक्ट सर वो ओसीआई डायरेक्ट का हिस्सा बैलेंस होगा, शीट में ओसीआई का हिस्सा बनेगा गेन, हाँ ओसीआई का हिस्सा बनता है जब ओसीआई का हिस्सा जैसे गेन गेन जो है ओसीआई में आएगा। गेन है। और लेकिन सर ये एक इंटरवल के बाद किया जाता है, वो मैनेजमेंट की डिसीजन होती है, हर साल नहीं कर सकते आप रिवैल्यूएशन। आपने एक वो रिविजिट का एक इंटरवल सेट किया, 3 साल का, 5 साल का आपने कोई सेट नहीं किया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। अगर आप हर साल करना चाहें हर साल कर सकते हैं, वो इसके अलावा 2 साल पे आप कर लें, 3 साल पे तो मैंडेटरी है करना, 3 साल में मैंडेटरी है करना। और 3 वो कह साल रहा पे हूँ मैंडेटरी है, 2 हाँ साल पे आप 1 साल पे भी कर सकते हैं, आप कोई मना नहीं है। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, मैंने मैनेजमेंट का मैंने डिस्क्रिप्शन है अपनी ना। वैल्यूएशन की है। हाँ अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया। अच्छा, यानी दैट मीन्स कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे तो आप जो है 3 साल में कम से कम मैंडेटरी एक दफा रिवैल्यू करना, वरना आप हर करना साल जरूरी कर सकते हैं। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल मैंडेटरी नहीं है कंपनीज को, अगर वो नहीं चाहे सर। तो करें, वरना वो बुक वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर कॉस्ट, सकते हैं। हाँ ये बात हाँ है। हाँ सर मोस्टली कंपनीज जो है वो कॉस्ट मॉडल फॉलो करती हैं, कुछ कॉस्ट कंपनीज यही जो है है। रिवैल्यूएशन इसलिए फॉलो भी करती हैं कि अगर किसी की बैलेंस शीट की फुटिंग कम आ रही है, वो बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, तो बैंक उन्हीं को बोल रहा होता है कि अपने एसेट को आप रिवैल्यू करें, ताकि रिवैल्यू जो उसकी फुटिंग बढ़िया, आपके एसेट्स को हम पता चले एक्चुअल है कितने फेयर वैल्यू पे, तो वो सही इस है। मॉडल को ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया बात कि रूल्स हमें इजाजत देते हैं कि इसको जो है मार्केट पे रिकॉर्ड कर दिया जाए, ठीक है ना, जी लेकिन ये है कि अमूमन नहीं होता। अच्छा, अब एक चीज समझे कि यहाँ पे अब ये देखें अकाउंटिंग में और प्रैक्टिस में थोड़ा सा फर्क आ रहा है कि रूल जो है इजाजत देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। प्रैक्टिस में अमूमन जो है 90% अगर आप कंपनीज को देखेंगे तो वो बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। सही है ना। तो अब सवाल ये है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं लॉजिकली ड्रिवन, है ना। अब यहाँ पे जरा अकाउंटिंग और फाइनेंस में फर्क आ गया, क्योंकि हम ये कहते हैं कि फाइनेंस इज लॉजिकली ड्रिवन, तो वो क्या लॉजिक है जिसकी वजह से, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अगर हम रिवैल्यूएशन बेस्ड करेंगे तो वो ज़्यादा, पहली बात तो कौन सा बेहतर है, कॉस्ट बेस्ड ज़्यादा बेहतर है, रिवैल्यूएशन बेस्ड ज़्यादा, और सर तो कॉस्ट बेहतर नहीं, है। मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है किसी भी एसेट को, और बैलेंस शीट ज़्यादा बेहतर होगी आपको अगर आप रिवैल्यूएशन फॉलो करें, सही है ना। ये तो आप समझते हैं ना कि बैलेंस शीट का क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि इट्स अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी, ये हमने बात की थी। तो जितनी बेहतर जितनी रियल स्नैपशॉट होगी, उतना ही जो है आपको एनालिसिस में ज़्यादा बेहतर नतीजा निकलेगा, ठीक सर है। अगर रिवैल्यू नहीं इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के दरमियान में फर्क आ रहा होगा हमें, फर्क आ रहा वही होगा। दिक्कत। हाँ ये क्योंकि मार्केट वैल्यू अब हायर होगी। हाँ, अब आप ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी, अगर आपने स्नैप खींची हुई है 50 साल पुरानी, ठीक है ना, उसमें वो जवान नजर आ रही है कंपनी, तो कहने का मकसद ये है कि इट वुड नॉट शो द करेक्ट पिक्चर ना, है ना। सही है, तो अब ठीक है। सवाल ये है कि तो रीवैल्यूएशन बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो हालांकि इजाज़त दी हुई है, ये पहले शायद नहीं थी, ये मेरे ख्याल से बाद में इजाज़त दी है, तो अब इजाज़त भी दी हुई है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं इसको जो है वो बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हैं। चंद एक के अलावा, जैसे इन्होंने बताया जिनको लोन वोन लेना हो उनके लिए मेरे ख्याल से वो होगी, लॉजिक बनती है, लेकिन अमूमन जो है ये बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होती है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों लोग ये ऐसा काम कर रहे होते हैं? अगर हम लॉजिकली बात करें तो इसकी लॉजिक क्या है जी, तो बताएगा। सर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्टैंडर्ड्स की, वैसे काफ़ी टाइम हो गया देखे सर, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन मॉडल आप अप्लाई करते हैं तो साइमल्टेनियसली आपको इम्पेयरमेंट मॉडल भी अप्लाई करना होता है। इम्पेयरमेंट मॉडल ये सर ये होता है कि अगर आपकी एसेट की प्राइस बुक वैल्यू से नीचे होती हैं तो फिर आपको इम्पेयरमेंट बुक करनी होती है, और फिक्स एसेट की कॉस्ट को जो बुक वैल्यू होती है उस प्राइस पर लेकर आना होता है, तो बेसिकली आपकी बैलेंस शीट की फुटिंग काफी नीचे चली जाती वैसे अमूमन तो ऐसा होता नहीं है ना, प्राइसेस तो बढ़ती है, तो इसका इम्पेयरमेंट का तो इतनी नहीं इसका खतरा होगा। प्राइसेस तो फिक्स एसेट की बढ़ी जा रही हैं, अब लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो है। नहीं प्राइसेस सर, नॉर्मली सर अगर हम जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो प्रोडक्शन मशीन्स होती हैं
इनकी वैल्यूएशन में काफ़ी फ़र्क आता है। अगर ये मार्केट वैल्यू पर अगर जाएंगे तो इनकी वैल्यूएशन में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा इम्पेयरमेंट। सर मैं एक बात बोलूं? जी जी। हाँ सर, देखिए एक चीज़ है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स ज़्यादातर नॉर्मली कहा जाता है। अब मेरा अपना परसेप्शन है कि माइट भी रीवैल्यूएशन क्यों नहीं अप्लाई करते कि आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ मार्केट की नेगेटिव न्यूज़ मुख्तलिफ वजह से आप एक नेगेटिव गुडविल भी होती है आपके अंदर, ठीक है। तो अब अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव गुडविल फौरन नज़र आने शुरू हो जाएगी, बुक वैल्यू हायर होगी और मार्केट वैल्यू नीचे होगी। और अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो कहीं इन दोनों में मर्ज हो जाएगी, एक फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट होगी और दूसरी तरफ आपकी पॉजिटिव तो आप नेगेटिव काफी करीब पहुंच गए। हाँ, वो दोनों मर्ज कर जाएंगी और आपको शोल्डर को नजर आएगा या पॉजिटिव ही है, मार्केट वैल्यू ऊपर है। हाँ, तो आपने काफी करीब पहुंच गए। असीफ साहब, वैसे आई एम नॉट 100% श्योर बट आई थिंक रिवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट मॉडल टेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई होता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता। मैं तो यही कह रहा था ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी होता है अप्लाई। नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट में होता है ना, होता है। वैसे तो फाइनेंशियल एसेट्स पे इंटेंजिबल पे ज्यादा अप्लाई होता है, जो IFRS 9 जो है, IFRS 9 जो है शायद वो है, और 16 जो है शायद कई है प्रॉपर्टी प्लांट का, तो खैर दोनों पे हो रहा है। लेकिन और बात है कि इंटेंजिबल पे मैंडेटरी अप्लाई होता है और इसके अंदर जो है आपके पास मर्जी है, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी। ये फर्क है मेरे पास। यस सर। सर मशीन्स वगैरह यूजुअली जो है वो अपग्रेड ऊपर जाएंगी, उनका सरप्लस पीरियड नहीं, सॉरी, उनका जो है डाउनवर्ड जाती है, और बाकी जो प्रॉपर्टी होती है जैसे कोई बिल्डिंग या लैंड वगैरह, उनकी वैल्यू ज़्यादा ऊपर जाती है। तो ये मतलब एक चीज़ ऊपर जा रही होती है, एक चीज़ नीचे आ रही होती है। सवाल ये था ना, जो पार्शियली इन्होंने आप साहब ने एड्रेस किया, मेरा सवाल तो ये था कि अमूमन तो अगर हम टेक कंपनीज को छोड़ दें और दूसरी चीज़ें छोड़ दें तो अमूमन जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी है उसके अंदर लैंड आ जाता है, उसमें अंदर फैक्ट्री आ जाती है, रियल स्टेट आ जाती है। तो रियल स्टेट की वैल्यू तो ऊपर ही बढ़ ही रही है ना। तो अगर हम जो है इसको शामिल कर दें, इसको मार्क टू मार्केट कर दें, तो रिवैल्यूएशन करें, तो उसका तो फायदा ही होगा ना कंपनी को। तो जी सर, वो कंपनीज यूजुअली यही करती हैं, लोन लेने से अमूमन फायदा होगा। तो यानी कम से कम वो लोग जो जिनकी रियल स्टेट बेस्ड फिक्स एसेट है, तो वो तो रिवैल्यूएशन कर सकते हैं ना। लेकिन क्यों नहीं करते यहाँ पे लोग, जो है अक्सर कंपनीज नहीं करती। जी, इसका कौन जवाब देगा? जी कलीमुल्ला, आप कुछ कह रहे हैं? कलीमुल्ला फिर जी हयान। सर, मैं ये कह रहा था। जी सर, जी सर, हयान आप कह रहे हैं कुछ? सर मैं कह रहा था सलीम। चले हयान पहले बात कर लेते हैं। हेलो जी हयान। सर रिवैल्यूएशन का इशू ये है कि बेसिकली जब आप मार्केट कर रहे होते हैं तो जो वो वैल्यू आ रही होती है वो ऑब्वियसली बुक वैल्यू से डिफरेंट होगी, या तो हायर होगी या लोअर होगी, जिसके लिए कुछ बेसिस है जो एनालिस्ट यूज करते हैं वो उसको मार्केट करने के लिए। उसका फायदा या नुकसान कंपनी को ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि उसका जो भी गेन या लॉस होगा वो P&L को हिट करेगा और ऑब्वियसली वो पार्ट बनेगा रिजर्व्स का। तो फायदा या नुकसान जो है वो लॉन्ग टर्म में शो हो सकता है उसका, लेकिन ज़रूरी है कि रिवैल्यूएशन कर ली जाए ताकि उसकी एक ओरिजिनल वैल्यू जो है वो सामने आ जाए, और उसकी जो भी उस पर डेप्रिसिएशन लेनी है या उस पर टैक्सेस लेने हैं या इम्पेयरमेंट या उसकी डीवैल्यूएशन बुक करनी है, वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो हो जाए उसकी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। जी कलीमुल्ला, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं ये कह रहा था सर, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के अंदर हमारी परफॉर्मेंस का अमल दखल है या नहीं? अगर अमल दखल है तो फिर क्या नाम है, वाफ साहब ने कहा कि जो ना फिर इसके 3 साल बाद जो ना फिर इसको मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट में तो हमारे पास परफॉर्मेंस है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट बस मार्केट वैल्यू लगा रहे हैं। अब आपने वो रिकॉर्डिंग मेरी सुनी होगी ना, उसमें मैंने ये क्या कहा था कि क्यों लोग जो है ना, क्यों हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो उसकी जो रीज़न जो था वो ये था कि अगर हम फर्ज करें मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें तो आपकी जो फ्लक्चुएशन होती है, जो इनकम स्टेटमेंट में होती है या आपके PLS में होती है, तो वो बेस करेगी उन फैक्टर्स पे जिनका आपके पास अख्तियार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के देखें ना, हम जो है इनकम स्टेटमेंट को परफॉर्मेंस मेजर समझते हैं। तो अगर आप जो है इसके अंदर मार्क टू मार्केट करते रहेंगे तो इनकम की जो फ्लक्चुएशन होगी वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगी, वो ऐसे इवेंट बेस्ड होगी कि जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है।
तो इनकम स्टेटमेंट वुड सीज टू बिकम अ परफॉर्मेंस मेजर। ठीक है ना, इसको परफॉर्मेंस बेस रखने के लिए आपको सिर्फ वो आइटम शामिल करने पड़ेंगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस शो हो। अगर आप बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे तो फ्लक्चुएशन तो मार्केट में हर साल होगी, और हर साल जो है वो रिवैल्यूएशन गेन या लॉस जो है आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उससे कहीं ज़्यादा होगा जितना आप कमा रहे होंगे या आपने परफॉर्म किया होगा। तो इस वजह से कंपनीज जो हैं वो रिलेक्टेंट होती हैं कि वो इस तरह से रिकॉर्ड करें, वो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करती हैं ताकि आपकी बैलेंस शीट की स्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको स्टेबिलिटी चाहिए ना। अगर आपकी बैलेंस शीट इधर से उधर मूव हो रही है स्विंग की तरह बेस्ड ऑन मार्केट, तो आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। जब स्टेबिलिटी खत्म हो गई, आपका रिस्क बढ़ गया तो इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट नहीं करेगा। सही है ना। तो फॉर स्टेबिलिटी लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी जो है वो प्रिपेयर करती हैं कि बुक वैल्यू पर रहे ताकि उनकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट स्टेबल रहे। ठीक है ना। बुक वैल्यू तो सर स्टेबल है, बिल्कुल बिल्कुल बुक वैल्यू स्टेबल है। तो अब अगर बुक वैल्यू पे अगर आप रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बड़ा होता है कि जस्ट अ फ्यू परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल अफेक्ट द ह्यूज चेंज इन पीएलएस में, बहुत बड़ा चेंज आएगा ना जी। इंटेंजिबल एसेट्स का तो इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी प्लांट है ये तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है कि जिसका चेंज जो है ना वो बहुत बड़ा आएगा। तो इसकी वजह से फिर आपकी जो बैलेंस शीट होगी वो आपका पीएलएस होगा, तो वो तो आपका परफॉर्मेंस बेस नहीं रहा ना। क्लियर है। तो क्लियर और फिर फ्लक्चुएट ज्यादा करेगा। ठीक है सर, समझ गए समझ गए। तो थैंक यू सर। इस वजह से कंपनी डिस्पाइट के रूल्स उन्हें इजाजत देता है कि आप जो है वो रिकॉर्ड करें, उसके बावजूद जो है वो इस पे करती है। और इसी वजह से आपने देखा जिनको लोन लेना होता है तो वो मार्क टू मार्केट करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, उनकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए वो जो है उसे मार्केट पे ले आती है, वरना कोई और वजह से मेरा नहीं ख्याल है कंपनी कोई लाएगी। क्लियर है ये बात। सही है सर, क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं जी बात सर, अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग करें तो हमारे एसेट है ना 3 मेन कैटेगरीज में, तो 4 में कहना चाहिए। एक तो फिक्स एसेट्स होते हैं हमारे ऑपरेटिंग एसेट जिससे हम यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेंट्रीज, वो भी मोर और लेस यूज़ होती है लेकिन कंज्यूम हो जाती है हमारे प्रोडक्शन के। तीसरी किस्म के जो एसेट्स हैं हमारे वो ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं, जो मार्क टू मार्केट हम लोग कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, पेपर एसेट्स ज़्यादातर इस तरह के होते हैं। और चौथी किस्म के वो एसेट होते हैं जिनकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, जैसे अकाउंट रिसीवेबल और इस तरह के एसेट्स होते हैं जो सेम होती हैं। इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है हमारे फाइनेंस और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जो कोई फ़र्क नहीं। अब मैं ये कह रहा था कि अगर जिसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, मीन्स समझे कि फिक्स एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, आप कहते हो कि इसको क्योंकि फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं रीवैल्यू किया जाता, क्योंकि इन्वेस्टर को सर्टेनिटी चाहिए होती है, बैलेंस शीट कम से कम सर्टन है, क्योंकि पीएनएल ऊपर नीचे होता रहता है ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से। यहाँ पे चलो मैं लॉजिक समझ गया कि इस तरह से। लेकिन आप इन्वेंट्रीज में अगर समझें कि कोई ऐसी इन्वेंट्री आपकी है जैसे स्टील है या आपकी इन्वेंट्री पेट्रोल है, तो उनकी तो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो क्या उस पर आप मार्केट वैल्यू मॉडल अप्लाई कर सकते हो? जस्ट कि आप ये बोलो कि भाई मैं यूज़ भी कर सकता हूँ, मैं सेल भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये राइट है, मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैं इन्वेंट्री को डायरेक्ट सेल कर दूं, पेट्रोल के रेट बहुत चढ़ गए, मेरे पास पेट्रोल का है या स्टील मेरे पास पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल के अंदर, मैं सेल कर दूंगा, तो उससे क्या और साथ में मैं उसको जो फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करने के लिए मैं हैज करवा लूँ, दूसरे एंड पर हैजिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लूँ कि भाई अगर मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी तो अब वो मेरी जो है वो बैलेंस शीट तो ऐसा नहीं हिलेगी, लेकिन वो पर्टिकुलर एसेट बढ़ेगा या गिरेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई इस तरह से कर सकता है? भाई देखे ना, इसमें एक तो एक फाइनेंशियल एसेट जैसे बैंक्स है ना, जिनकी इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट्स होती है, तो वो तो मार्क टू मार्केट करते हैं, सही है ना, और वो जो है फ्लक्चुएट करते हैं और फ्लक्चुएशन को वो डायरेक्ट जो है इनकम स्टेटमेंट पे ले जाते हैं। तो और फिर वो इसी वजह से फ्लक्चुएशन कम करने के लिए हेजिंग भी करते होते हैं। तो जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं तो वहाँ पे तो रूल भी ज़्यादा देता है और लॉजिकली भी जो है ना एंडिंग इन्वेंट्री जो है या जो भी एसेट की जो इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, वो दैट शुड बी ऑन बेस्ड ऑन द मार्केट। ठीक है ना, जो उसकी असल वैल्यू है उस पर होनी चाहिए। और ये फाइनेंशियल एसेट्स में तो वैलिड है। जहाँ तक आपकी इन्वेंट्री का ताल्लुक है, जो आपकी नॉन फाइनेंशियल कमोडिटी है, तो वहाँ पे जो है फिलहाल टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि रूल बेस्ड तो यही है कि उसकी एंडिंग इन्वेंट्री शुड बी मार्केट बेस्ड रादर देन बुक वैल्यू बेस्ड। ये तो होना चाहिए जिसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, जिसकी एक्टिव मार्केट। अब इसकी लॉजिक जो है क्या हो सकती है कि क्यों नहीं किया गया, मे बी देखें, एक तो तरीका है कि IFRS जो है
IAS के जो रूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लॉजिकली ड्रिवन होते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो बिल्कुल काफ़ी लॉजिकल होते थे, लाइक फॉर इंस्टेंस फीफो आया शुरू में इन्वेंट्री में, या उन्होंने कहा कि फीफो पे आप रिकॉर्ड करें, वो थोड़ा सा लॉजिकली करीब है। लीफो वाज बिल्कुल आउट ऑफ द लॉजिक था। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें अब ये कह रहे हैं कि भाई मार्क टू मार्केट किया जाए, तो मे भी आगे जाके इन्वेंट्री का भी रूल पे जो इन्होंने ये कहा हुआ है कि लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट इसको हटा दिया जाए और कंपनी पे छोड़ दिया जाए कि वो मार्केट करें या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें, तो ये हो सकता है। अच्छा, अगर तो कंपनी में भी छोड़ दिया जाए तो प्रैक्टिकली कंपनी विड ऑलवेज फॉलो कॉस्ट बेस, क्योंकि इसकी वजह फिर वही आ जाती है कि अगर आप इन्वेंट्री को मार्केट बेस कर देंगे तो उसकी जो फ्लक्चुएशन होगी वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करेगी डायरेक्ट, ठीक है ना, इवन बिफोर योर, यानी कि आप समझ लें जो बिल्कुल ग्रॉस प्रॉफिट है ना, जो कोर प्रॉफिट है उस पर हिट करेगी। तो कोर प्रॉफिट तो होता ही परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो उसके अंदर जो है ना परफॉर्मेंस की जो वैल्यूएशन जो होती है ना, वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो आपका वो कम हो जाएगा, यानी नॉइज आ जाएगी उसके अंदर। आप बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ सर बात, लेकिन मैं फाइनेंस जो है वो कोर प्रॉफिट पे जाती है, यानी कि आप समझ लें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर भी एक कोर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बात करें वहाँ पे इन्वेंट्री जाती है, उसके बाद ऑपरेशन आता है, उसके बाद जो है वो कंपनी का प्रॉफिट आता है, सही है ना। तो अगर इन्वेंट्री को जो अगर हम मार्क टू मार्केट कर लेंगे तो उसका इफेक्ट जो है उसके अंदर भी नॉइज आ जाएगी जो आपका कोर प्रॉफिट है ना। तो ये शायद एक वजह है जो इस वजह से अभी तक रिलेक्टेंट है, वरना फाइनेंशियल मार्केट में तो फाइनेंशियल एसेट्स तो होते ही रीवैल्यू ही होते हैं ना। सर एक जुमला कहा जाता है फाइनेंस में, जो प्रॉफिट इज मेड व्हेन यू बाय नॉट व्हेन यू सेल। तो ये एक जुमला बहुत ज़्यादा मैंने फाइनेंस की बुक्स में देखा है। मतलब वो कि एक्चुअली जो मार्क टू मार्केट किया जाता है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है, और कि आपका इन्वेंट्री का आपका अल्टीमेट यूज़ क्या है, कि आपको प्रोडक्शन करके सेल करनी है या आपको रीसेल करनी है। आपका डिसीजन अगर आप बाय करोगे उस वक्त आपको पता होगा, तो उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो वर्क बैक करके। जो प्रॉफिट इज मेड व्हेन यू बाय नॉट व्हेन यू सेल। नॉर्मली जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, योर प्रॉफिट इज मेड व्हेन यू सेल। फाइनेंस कहता है योर प्रॉफिट इज मेड व्हेन यू बाय। तो ये बात सही है कि इसके अंदर वैल्यूएशन बहुत बड़ा। अब आप ये देखिए कि गुडविल क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज गुडविल? गुडविल जो कंपनी की मार्केट वैल्यू और जो उसकी अंडरलाइंग एसेट्स की फेयर वैल्यू होती है, नेट फेयर वैल्यू है, उसमें से माइनस कर देते हैं जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, दैट्स गुडविल। मींस इट्स एन इंटेंजिबल, बट वो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है सच। यानी कि आप ये कह लें कि जो गुडविल जो है दिस इज बेसिकली, जी जुनैद आप कुछ कह रहे हैं सर? बेसिकली ये कह सकते हैं कि नेट एसेट्स की, आपकी कंपनी के नेट एसेट्स की मार्केट वैल्यू होती है और इंटेंजिबल होती है, और इसको रिकॉर्ड सब एज पर रूल इसको रिकॉर्ड सिर्फ जब ही करते हैं जब आप इसको बाय करते हैं। अच्छा, हम ये कह सकते हैं क्या कि गुडविल इज एरर ऑफ जजमेंट? गुडविल निकलती उस वक्त है कि जब आपके, देखिए ना गुडविल क्या है, वो प्लग है ना एक तरह से। आपने कहा कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो फर्क है उसको गुडविल कहते हैं। तो गुडविल निकलती उस वक्त है जब आप, अच्छा अमूमन गुडविल कब आती है? जब आप बुक करते हैं कि जब आपकी कोई जो कंपेटिटर है या जो भी आपका एक्विजिशन आप बेच रहे हैं अपनी कंपनी, जो खरीदने वाला है वो आपको, आपकी कंपनी की वर्थ बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए, खरीदने वाला आपको 2 लाख रुपए दे रहा है, तो वो जो दूसरा लाख रुपए है वो कैसे एडजस्ट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर? गुडविल के थ्रू करेंगे। तो वो क्या करते हैं, प्लग लगा देते हैं कि गुडविल का बेसिकली। तो ये दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट आप वो 1 लाख रुपए जो आ रहे हैं उसका सोर्स आप समझने से कासिर हैं। आपको मालूम ही नहीं वो 1 लाख रुपए क्यों ज्यादा दे रहा है, तो आपने एक जनरली अज्यूम किया कि भाई हमारी कंपनी की गुडविल होगी तभी वो 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है। यही है ना बेसिकली। तो गुडविल इज बेसिकली एरर ऑफ जजमेंट बेसिकली। यही है ना। तो दैट मीन्स कि आपको ये मालूम ही नहीं है कि वो क्यों 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि आपने बुक वैल्यू पे चीज रिकॉर्ड की हुई है, और उस वक्त जब आपकी एक्विजिशन हो रही है तो वो जो बंदा खरीद रहा है वो मार्केट वैल्यू देख रहा है, उसकी सेल वैल्यू देख रहा है, तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो एक ही सूरत में हो सकती थी, गुडविल की सूरत में। अगर आपने हर चीज मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड की होती तो थियोरेटिकली देयर वुड बी नो गुडविल एट द फर्स्ट प्लेस। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स कोर वैल्यू। यही है ना। हाँ सर, इसमें एक चीज और भी होती है, ब्रांड वैल्यू की। ब्रांड वैल्यू है ना, वो भी गुडविल के अंदर आ रही होती है।
आप जब कंपनी सेल करते हो तो आपकी बैलेंस शीट पे कोई ब्रांड की आपकी वैल्यू नहीं आ रही होती है, तो वो वैल्यू एक तरह से अच्छा गुडविल देखिए, का ब्रांड जो है इट इज अ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। हाँ वो, हाँ अगर आप उसको रिकग्नाइज कर ले तो सही है। अगर आप उसको रिकग्नाइज कर लेंगे ब्रांड को इंटेंजिबल एसेट की फॉर्म में, तो वो गुडविल नहीं है, इट्स अ ब्रांड वैल्यू। अगर अगर आप समझते हैं कि वो गुडविल ब्रांड की वजह से आ रही है, तो उसको ब्रांड में ही रिकग्नाइज करना जरूरी है। तो गुडविल का मतलब ही यही है कि आप समझ ही नहीं रहे कि वो कहाँ से आ रही है। तो एक आपने एक जर्नल कह दिया गुडविल पे, आप बात समझ रहे हैं? सही है। मतलब अगर आपकी अगर डील ऐसी होती है, आप बोलते हो कि ब्रांड की इतनी वैल्यू दूंगा मैं, तो फिर वो आप उसको बैलेंस शीट पे रिकग्नाइज कर लोगे आपके एग्रीमेंट में, बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर। बिल्कुल सॉरी। अच्छा बिल्कुल इसमें सही सर सही हम ये कह सर हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन और एम्प्लॉय रिलेशंस भी आते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है गुडविल पे? किसका क्या आता है इसमें? तो कस्टमर रिलेशंस और एम्प्लॉय रिलेशंस भी आते हैं ना गुडविल में, तो मैं पूछने चाह रहा था कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, कस्टमर रिलेशन या एम्प्लॉय रिलेशन जो भी कुछ है ना, जो भी आप काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली मार्केट फर्म की वैल्यू बढ़ाते हैं। ठीक है ना। इनडायरेक्टली देखें, अगर हम अकाउंटिंग करें तो कस्टमर एम्प्लॉय रिलेशन कहाँ क्लोज होंगे? कहीं ना कहीं क्लोज होंगे ना। डायरेक्टली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कहाँ क्लोज होंगे? फर्म की परफॉर्मेंस में कहीं क्लोज होंगे। यही है ना, यही है ना बात। जी जी सर, जी जी। तो और फर्म की परफॉर्मेंस कहाँ क्लोज होगी? फर्म की परफॉर्मेंस उन एसेट्स में क्लोज होगी जिसकी बेस पे आपने परफॉर्मेंस की है, फ्री कैश फ्लो जनरेट हुए। यही है ना जी। तो अल्टीमेटली जो है वो एसेट की अगर वैल्यू बढ़ जाती है, अगर आपका इंटेंजिबल एसेट है इन फॉर्म ऑफ जैसा ब्रांड की बात कर रहे हैं, या कुछ आपका टेंजिबल एसेट है, तो वो उस एसेट के अंदर ही कहीं क्लोज होगा ना, जो आप ये सारी परफॉर्मेंस वाली सब बात कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली उस एसेट की वैल्यू बढ़ाएं, बजाय इसके आप एक काम ये कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि वो उसका सोर्स क्या है, जो अमूमन वो सोर्स जो है वो ब्रांड ही होती है, उसका प्रोडक्ट होती है जो आप कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ठीक है जी सर, क्लियर है। माइक बंद कर ले प्लीज। ओके सो तो ये अच्छा, अब तीसरी तो एक तो हमने ये बात की कि जैसे हमने वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि गुडविल जो है इटसेल्फ इज एन एरर ऑफ जजमेंट और इट्स अ प्लग, जो कि आपको अगर वो वैल्यूएशन हमारी सही हो जाती है तो आपको गुडविल एट द फर्स्ट प्लेस होगी ही नहीं बेसिकली, थ्योरेटिकली। ठीक है ना। इससे साथ जो है एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं कहता हूँ वो अभी डिस्कस कर लें, शायद आपकी उसमें था रिकॉर्डिंग में, आई डोंट नो था या नहीं था, या उसके बाद वाली में होगा। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग था इसके अंदर क्या? नहीं सर। सॉरी तो सर, आप फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग नहीं सर, ये नहीं था। नहीं था सर। तो अब आप ये करिए, नहीं सर, ये नहीं था रिकॉर्डिंग में। हाँ नेक्स्ट नो क्लास सर, में नहीं है रिकॉर्ड। अगली रिकॉर्डिंग होगी यार, ये जरा देखिए आइएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अप्लाइड। वो ये कहता है कि अकाउंटिंग का जो मेजर इस वक्त जो है, ये मेजर ही गलत है। और एक उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव मेजर, ये असल में दामोदरन एक मशहूर फाइनेंस का प्रोफेसर है, ये उसने एक्चुअली प्रपोज किया। उसने प्रपोज किया है कि देयर हैज टू बी अकाउंटिंग शुड बी बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू रादर देन बुक वैल्यू। तो फेयर वैल्यू जो अकाउंटिंग है उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें तो हमने अभी कवर कर ली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और ये सब है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अकाउंटिंग में आती नहीं है, लेकिन आपकी जो प्राइस है उस पर अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एनपीवी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वो प्रोजेक्ट किताब के अंदर है ना, यानी उसके लिए आपने एक्विजिशन पार्शली की है, पार्शली नहीं की, तो वो जो प्रोजेक्ट होगा वो आपकी बैलेंस शीट पे तो नहीं होगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है प्राइस पे पड़ेगा। सो उसको इन्होंने क्लासिफाई किया ग्रोथ एसेट से। तो इन्होंने कहा कि एसेट्स की जो दो क्लासेस होती हैं, वन इज एक्चुअली करंट एसेट जो कि आपके पास ऑन बुक होते हैं, जो, और एक होती है ग्रोथ एसेट। ये वो सारे आइडियाज होते हैं कि जो आपने इनिशिएट कर लिए होते हैं या कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी प्राइस पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो ग्रोथ एसेट की भी वैल्यू, उसकी पॉजिटिव एनपीवी जितनी भी होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके हिसाब से इसको रिकॉर्ड होना चाहिए, वो ये कहते हैं। तो ये दोनों मिला के फेयर वैल्यू बनती है। ठीक है ना। इसकी एग्जांपल जैसे ये है कि आईटी में आपको काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स मिलेंगी कि फॉर एग्जांपल आपके माइक्रोसॉफ्ट है, या ये एप्पल है, या
गूगल है, अल्फाबेट है। तो आप ये देखें कि ये गूगल जो है, फॉर एग्जांपल गूगल की बात कर लेते हैं, तो गूगल की मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट कैप, किसी को अंदाजा है? या एप्पल का मार्केट कैप कितना है? नो आइडिया सर, अभी देखा देख लें, नहीं है। गूगल करें ना, गूगल कर लें, कितना आ रहा है? सर गूगल का मार्केट ऐप 2270.67 USD आ रहा है। 2270.67 USD। ये बिलियन में एप्पल होगा का आ थोड़ा। रहा है 2232.73 B। दैट मीन्स के 2000 बिलियन यानी 2.2 ट्रिलियन की कंपनी है ये गूगल, है ना? यस सर। सही है ना, 2.2 ट्रिलियन की कंपनी है, ठीक है ना? तो और सर 2.2 एप्पल ट्रिलियन इंक या 3 ट्रिलियन 2.08 की। जी बिलाल क्या कह रहे हैं? सर या एप्पल की है एप्पल है 2.08 2232.73 बिलियन की। बिलियन 32.7। सर ये बिलियन में नहीं है, बेसिकली शेयर वैल्यू आ रही है यूएसडी में। वो आप उसको मार्केट कैप देखें ना, आप ये सर्च करें गूगल मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप सर है 1.54 ट्रिलियन। 1.54 तो ट्रिलियन 1.85 ट्रिलियन आ रही है। अच्छा, गूगल की सर 1.54 ट्रिलियन आ रही है। 1.85 ट्रिलियन। अच्छा, गूगल की 1.8 है या 1.5 है? 1.8 ट्रिलियन। सर आईफोन की 1 पॉइंट अच्छा, आईफोन एप्पल की की नहीं सॉरी। चाहिए यार, टोटल एप्पल इंक की चाहिए। सर गूगल की 1.54 है। अच्छा, और एप्पल की कितनी है? सर 2.23 ट्रिलियन। 2.23 ट्रिलियन। अच्छा ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की कितनी है? सर 255.85 USD आ रहा है। 255 जी सर। 255 बिलियन यानी 255 बिलियन। अच्छा आप ये यस सर। देखिए, चले मैं हम सर इसकी माइक्रोसॉफ्ट की 1.93 ट्रिलियन है। 1.93 ऑलमोस्ट ट्रिलियन। तो ये देखिए 3 कंपनी मैंने आइडेंटिफाई की, जी सर उधर सही कह रहे हैं। ठीक है ना? ये ऑलमोस्ट जो है ये 2 ट्रिलियन के मार्क की कंपनीज है। 2 ट्रिलियन आपको मालूम है कितना होता है? 2 ट्रिलियन जो है आप ये समझें कि यूके की जो जीडीपी है इट्स ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन। फ्रांस की जीडीपी इट्स ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन। ये यूके फ्रांस की जीडीपी है। यानी आप ये समझें कि दुनिया का जो है तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क जो है जीडीपी के हिसाब से, उसकी जो सालाना टोटल पैदावार है वो दैट इज अबाउट 2 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन, ठीक है ना? तो मेरा ख्याल से इंडिया की भी जीडीपी यही होगी, 2 ट्रिलियन की। इंडिया हमसे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है और जीडीपी के हिसाब से शायद 15 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो अब यू कैन इमेजिन के ये कंपनीज कितनी बड़ी हैं। अच्छा अब ना मुझे आप एक चीज़ दूसरी चीज़ बताएं, गूगल को करते हैं कि ये जो 2 ट्रिलियन की, या एप्पल को कर लेते हैं 2.2 ट्रिलियन कंपनी है, इसमें वो कौन सा एसेट है जिसकी वैल्यू 2 ट्रिलियन की आ जाती है? कोई एसेट ऐसे है एप्पल के पास या गूगल के पास? गूगल के एसेट्स क्या होंगे एप्पल या गूगल के? सर एप्पल के एसेट्स तो उनके आईफोन, आईपैड, अपना एयरपॉड्स, ये सब है ना? इसका मतलब है कोई ऑन ग्राउंड रियल एसेट तो नहीं है ना? सॉरी सर, ये तो उनके प्रोडक्ट्स हैं। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड वैल्यू। बेसिकली बिल्कुल ट्रेडमार्क, एग्जैक्ट नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है उसको अपने नाम पे रिकॉग्नाइज कराते हैं, और वो जो है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो इसका मतलब ये हुआ, इसका बहुत क्लियर मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके एसेट जो हैं, इनकी एसेट जो है हवाई एसेट्स हैं, बेसिकली कोई रियल एसेट मौजूद नहीं है, ठीक है ना? एग्जैक्टली सर। अब एप्पल की वैल्यू 1.54 ट्रिलियन इसलिए नहीं आ रही कि उसके पास ऑन ग्राउंड एसेट है। एप्पल की वैल्यू इसलिए आ रही है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो एनपीवी उन्होंने क्रिएट की होगी, और वो प्रोडक्ट आइडियाज़ हैं बेसिकली। ये तो नहीं एप्पल और गूगल के पास जो एसेट्स हैं वो उसके आइडियाज़ हैं। तो अगर हम कन्वेंशनल बैलेंस शीट अप्रोच उसको यूज़ करें तो आप इसकी आइडियाज़ की बुक वैल्यू नहीं लगा सकते, ठीक है ना?
सो दैट मीन्स कि आपको फेयर वैल्यू जो होगी इसकी एप्पल या गूगल की और बुक वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क होगा, बिकॉज आइडिया जो है वो एक्चुअली उसकी करंट वैल्यू है, और बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं कि जो इंटेंजिबल होते हैं, यानी कि उसकी कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं होती। तो ये जो दामोदरन जो कहता है वो ये कहता है कि फर्म के पास इंटेंजिबल एसेट जो आइडियाज होते हैं उसकी वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा होती है कि जो उनके रियल एसेट्स होते हैं। So the balance, the accounting should be based on fair value, which is based on the positive NPV of the ideas, basically, rather than the book value, which is the current assets. और वैसे भी जो बुक वैल्यू होती है वो तो सम कॉस्ट होती है ना, जो आपने ऑलरेडी ले ली है। सो फेयर वैल्यू इज योर डिसीजन, द कॉस्ट ऑफ योर डिसीजन। सो इसलिए जो है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि उसने कहा है, और ये मोरलेस जो है ये रिकनसाइल भी हो रहा है जो आज हमने डिस्कस किया मार्क टू मार्केट में। क्लियर है बात? तो ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा, वो उसमें आपके जो उसमें रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैं आपको एक स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ। चलिए, सही है सर। सर सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, सिर्फ 1 घंटा रह गया, और सर हमने लास्ट वीडियो में कैश फ्लोज और फ्री कैश फ्लोज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और आई थिंक स्टूडेंट्स के उसमें क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, वो ठीक है सर। ये हमने आज ये बैलेंस शीट सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने जो है एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बुक वैल्यू फेयर वैल्यू, और वो हम क्यों बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं वो भी हमने बात कर ली है कि क्योंकि वो अगर आपने एसेट को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, सो दैट मार्केट वैल्यू विल लीड टू फ्लक्चुएशन इन एसेट्स, और वो फ्लक्चुएशन विल लीड टू इंक्रीज रिस्क, और दैट विल ओवरशैडो द परफॉर्मेंस बेसिकली। तो वो नॉइज क्रिएट करेगी जिसकी वजह से जो है हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। बाकी जो है एसेट्स बहुत ब्रीफली मैं उसको चलता हूँ कि यू हैव एसेट साइड पे एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की कोई बताए, ब्रीफली बता दे कि इन्वेस्टमेंट कैसे रिकॉर्ड होती है, एनीबॉडी? ये जो आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा जो इन्वेस्टमेंट कह लें या इंटेंजिबल एसेट्स कह लें। जी जी जुनैद। सर इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के 3 तरीके होते हैं, मार्क टू मार्केट, अवेलेबल फॉर सेल, और मैच्योरिटी, हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, बिल्कुल सर सर। हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। मार्क टू मार्केट, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, बिल्कुल सर। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सिक्योरिटी होती है, और अवेलेबल फॉर सेल होती है, और तीसरा हेल्ड टू मैच्योरिटी होती है। तीन तरह के जी। तो ये कब किया जाता है इसको? सर इसका डिसीजन किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर हम इसको डिसाइड करते हैं, और फिर हमें और जैसा सर इसका बताया आपने कि रिपरकशन बता दें कि अगर ये तीनों काम करेंगे मार्क टू मार्केट में क्या होगा, अवेलेबल फॉर सेल में क्या होगा, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में सर ये होता है कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं इस इंटेंशन के साथ कि हम उसे आगे बेचेंगे, तो इसको सर हम बिल्कुल इसको सर हम मार्केट वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसका जो भी डिफरेंस आता है उसको क्योंकि सर जैसे आपने बताया था, बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस इन्वॉल्व होती है, तो इसकी जो गेन और लॉस होगा वो P&L में हिट करेगा। इसी तरह से सर अवेलेबल फॉर सेल जो होता है, अवेलेबल फॉर सेल में आपकी इंटेंशन ये होती है कि आप इसको अपने पास रखेंगे, लेकिन अगर बेचना चाहें तो आप बेच भी सकते हैं, मतलब अगर बाद में उसकी वैल्यू अच्छी हो गई तो आप बेच देंगे। तो इसको भी सर आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसका जो डिफरेंस होगा वो सर बैलेंस शीट में हिट करेगा, इनकम स्टेटमेंट में नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपकी परफॉर्मेंस इन्वॉल्व नहीं होती। आप बाद में मतलब फॉर एग्जांपल आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी नज़र आ रही है, आप बेच देंगे। और इसी तरह से सर हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में सर इन्वेस्टमेंट को आप बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आप अपने पास रखते हैं कि ये जब मेच्योर होगी तो उसकी मेच्योरिटी तक आप उसको जो है अपने पास रखेंगे, आपका इसको बेचने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं होता, तो इसलिए आप इसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। जी कलीमुल्लाह, आप कुछ ऐड करेंगे?
जी सर, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। हेल्ड टू मैच्योरिटी में बेचने का इरादा ना हो जो भी आपने लिया एसेट, और अवेलेबल फॉर सेल के लिए कोई चांस बन जाए बेचने के लिए, बेचने का क्या आपने लिया हो, आपने बेचने का इरादा ना हो लेकिन कोई चांस बन जाता है फिर आप बेच दें। और ट्रेडिंग में ये होता है कि सर आपने लिया ही बेचने के लिए हो। ये तीनों चीज़ें, ये डिफरेंस है तीनों में। अच्छा, तो अब ये है कि अगर आपने ट्रेडिंग में किया होगा तो उसका गेन एंड लॉस मार्क टू मार्केट होगा, वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में आपकी परफॉर्मेंस जी में। जी और अगर आपने अवेलेबल फॉर सेल में किया होगा तो परफॉर्मेंस में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली इक्विटी में जाएगा, रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस। ठीक है। और अगर आपने मार्क टू मार्केट किया हुआ है, यानी सॉरी, अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी है तो वो मार्क टू मार्केट नहीं होगा, वो बुक वैल्यू होगा। ठीक है ना। और उसका जो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा तो और वो बुक वैल्यू जो है वो वो हम एमोर्टाइज भी कर सकते हैं ना, तो बुक हाँ, वैल्यू अमोर्टाइज कॉस्ट कहलाएगी, ज़्यादा बेहतर है अमोर्टाइज कॉस्ट। हाँ, तो बेसिकली ये फर्क है। और वो आपकी ये डिसीजन जो आपको उस वक्त लेना पड़ेगा कि जिस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो उस वक्त आपको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा। और अगर बाद में भी किया तो रेट्रोस्पेक्टिवली आपके पुराने उससे सबसे आपका इफेक्ट होगा, यानी कि उसको पहले से ही शुरू किया होगा, एज एफ यू हैव मेड अ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है ना। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब आपके आ जाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड हमने मोरलेस कवर कर ली है। बाकी चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे इन्होंने बताया एसेट की जो है 4 या 5 कैटेगरीज हैं, उसमें से कुछ कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लाइक फॉर इंस्टेंस कैश, रिसीवेबल्स, ये होते ही मार्केट और मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। कुछ कैटेगरीज में जो है बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे अमूमन जैसे फिक्स एसेट्स हो गए या इन्वेंट्रीज हो गई। कुछ कैटेगरी में मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे आपके इंटेंजिबल्स हो गए। ठीक है ना। इंटेंजिबल में भी इन्वेस्टमेंट जैसे हो गई। ठीक है ना। तो बाकी जिस चीज़ें हैं तो उसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, तो विल मूव टूवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट। ठीक है ना। वो सॉरी, इक्विटी साइड। अब इक्विटी साइड के अंदर आ जाते हैं, तो इसके अंदर भी जो है कुछ ऐसे हैं जिसमें मार्केट और बुक में मसला नहीं है। पेबल्स और नोट पेबल्स, अक्रूवल्स, करंट लायबिलिटी जो है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू एक ही चीज़ है, मतलब ये करंट वैल्यू ही है। प्रॉब्लम आती है लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी की। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म डेट कैसे रिकॉर्ड की जाती है, मार्केट वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे? अब डेट और इक्विटी की बात कर लेते हैं। जी जी, वाप साहब आप कुछ कहेंगे? नॉर्मली हम लोग जो है तो उस पर रिकॉर्ड करते हैं, जो बुक वैल्यू होती है उसी पर रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी दोनों जो है ना अमोर्टाइज, सही है। हाँ अमोर्टाइज कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर हमने इशू कॉस्ट को यूज करके ये तो उसको ओवर द पीरियड ऑफ दैट को रिकग्नाइज किया जाता है। जी जुनैद आप? सर बुक वैल्यू पे सर शोर बहुत आ रहा है। जी 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 सर बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये कि जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स हैं, वो अगर ओवर दी बुक वैल्यू अगर आप खरीदते हैं तो उसका डिफरेंस आप प्रीमियम या डिस्काउंट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो डिबेंचर्स जो एग्जैक्टली जो डेट्स होते हैं उनको आप बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डेट में और इक्विटी में, शेयर्स में जो आता है ना, और लॉन्ग टर्म डेट में दो चीज़ आती है कि एक तो अच्छा पहले तो समझ लें कि बुक वैल्यू होती क्या है, हाउ यू डिफाइन अ बुक वैल्यू। ठीक है ना। बुक वैल्यू क्या वो होती है कि जो आप डिसाइड करते हैं, या ये वो होती है जो मार्केट वैल्यू होती है एट द टाइम व्हेन यू हैव इशूड द स्टॉक या बॉन्ड? बुक वैल्यू क्या होती है फिर? सर अगर आप बुक वैल्यू जो टेक्निकली बुक वैल्यू वो होती है कि जो बैलेंस शीट पे आपकी वैल्यू है, तो वो बैलेंस शीट की जो वैल्यू है वो किस पे बेस करती है? क्या वो मार्केट वैल्यू होती है एट द टाइम यू नहीं बॉट द? जी नहीं सर, वो मार्केट वैल्यू नहीं होती। और बुक वैल्यू बेसिकली जैसे आपने बताया कि जो आपकी रिकॉर्ड के मुताबिक आप इंस्ट्रूमेंट की प्राइस, जी आपके रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस इंस्ट्रूमेंट के जो प्राइस होते हैं जिस पे आप वो ऑफर करते हैं वो बुक वैल्यू होती है। मार्केट अच्छा, मेरा वैल्यू सर वो सवाल है, होती चलिए है। मैं एक सवाल कहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक शेयर है या चले एक बॉन्ड है, वो उसकी उसकी जो बुक वैल्यू है, यानी जो फेस पे लिखी हुई है, वो है 1000 रुपीज़। ठीक है। आपने वो बॉन्ड मार्केट में बेचा 1200 रुपये का। जिस वक्त आपने पैसे लिए, मार्केट में सब्सक्राइब हुआ, उसकी प्राइस थी 1200 रुपये। ठीक है ना। आज वो बॉन्ड चल रहा है 1500 रुपये का। तो अब इसमें बुक वैल्यू कौन सी है? सर 1000 रुपये। 1000 रुपये।
₹1000। तो आप जो रिकॉर्ड करेंगे बॉन्ड को बैलेंस शीट पे वो ₹1000 का रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल सर। सर मैं बताऊं, अब आप कुछ ऐड कर रहे हैं? सर एक्चुअली जो रिकॉर्ड करेंगे ना सर, वो हम जिस पे हमने इशू किया उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसको ओवर ₹1200 पे, लेकिन ओवर द पीरियड उसको ना अगर 5 साल के लिए अगर मैं बॉन्ड इशू किया है तो ₹200 को उसको अमोर्टाइज करेंगे 5 साल के ऊपर। यानी आप कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड करेंगे मार्केट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे नहीं करेंगे? नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं सर, जिस पे हमने इशू किया है, जो हमें पैसे मिले हैं वो बुक वैल्यू होगी, और आज 1500 चल रही है तो वो नहीं हमारी बुक वैल्यू होगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो वैल्यू जिस वक्त हमने इशू किया है वो मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू होगी? हाँ हाँ, मतलब इशू कॉस्ट जितने भी हमें पैसे मिले, मतलब मैंने माइट भी मार्केट वैल्यू उससे थोड़ी ऊपर हो, हमने जितना प्रीमियम पे इशू किया या जितना डिस्काउंट पे इशू किया है, ₹1000 की चीज़ अगर 1200 की इशू की है तो हमने प्रीमियम पे इशू की है, और हम 800 पे भी इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे भी। इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट हमारा हाई होगा और हमारी मार्केट कंपनी की भी वर्थ हाई होगी, तो हम वो इन्वेस्टर ये देखता है कि मार्केट में जो रिटर्न इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे अगर हम हायर दे रहे होते हैं ना तो हमें प्रीमियम पे भी मिल जाता है, और हमारी कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, और अगर हम लोअर दे रहे होते हैं वो डिस्काउंट पे जाता है। ओके। हाँ, लेकिन ज़्यादातर वेरिएबल आप देखोगे ना, वेरिएबल जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं या PIBs होते हैं, उनमें ये चक्कर चल रहा होता है कि 6 महीने बाद वो चेंज होता है, तो जैसे ही वो मार्केट फ्लक्चुएट करती है और उसका 6 महीने के लिए लॉक हो गया होता है इंटरेस्ट रेट, तो वो डिस्काउंट या प्रीमियम पे चल रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कूपन रेट क्या है अगले 6 महीने के बाद का, और मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अगर मार्केट में रेट लोअर होता है तो जस्ट टू मार्केट वैल्यू उसकी गिर जाती है, और टू एडजस्ट दैट एक्चुअल उसका रिटर्न जो है ना उसके मैच कर जाए। से व्हाट वो 12% दे रहा है और मार्केट में 10% चल रहा है, तो मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी टू जस्ट एडजस्ट दैट टू 10%, और अगर वो 8% दे रहा है और मार्केट में 10% चल रहा है तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी टू एडजस्ट टू इट टू नियर टू 10%। मतलब ये चीज़ बोल, मतलब वो तो खैर आप वो बात कर रहे हैं कि वो वैल्यू बढ़ेगी कम होगी। मैं तो सिंपल सी सवाल ये था कि जो वैल्यू जो है वो 3 तरह की हो गई ना वैल्यू। एक तो वो कि जो बुक वैल्यू है या फेस वैल्यू आप कह लें, एक वो कि जो मार्केट वैल्यू जिस टाइम पे आपने इशू किया, और एक वो ये जो करंट मार्केट वैल्यू है बेसिकली। तो अगर हम ये बात करें कि जो रिकॉर्डिंग जो होगी बुक्स पे वो फेस वैल्यू पे नहीं होगी, वो मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द इशू जो किया है उस पे होगी, और वही आपकी बुक वैल्यू कहलाएगी। ठीक है ना? अगर हम ये कहते हैं हाँ जी जुनैद, तो उसमें ऐसा नहीं है, अगर हमने जुनैद पहले जुनैद की बात सुन लें फिर। हाँ जी सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बाकी सर आप गाइड कीजिएगा कि अगर एक डिबेंचर की बुक फेस वैल्यू ₹1000 है, तो आप उसे जो भी कंपनी इशू करेगी वो उसे ₹1000 पे रिकॉर्ड करेगी। अब अगर वो उसे ₹1200 पे मार्केट में ऑफर करती है तो डेफिनेटली उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और उसे पता होगा कि लोग जो है मेरे जो डिबेंचर हैं, ऑल्दो उसकी प्राइस उसकी फेस वैल्यू 1000 है, लेकिन लोग 1200 पे भी उसको खरीदेंगे क्योंकि मेरी कंपनी के रिटर्न्स अच्छे हैं। तो जो ₹1200 पर जब वो बेचेगी तो उसको वो प्रीमियम के तौर पर उसको अपने पास रिकॉर्ड करेगी, और फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट उसकी मार्केट वैल्यू होती है उसको डिबेंचर्स को उसके हिसाब से अपडेट नहीं करेंगे, ये बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड रहते हैं। अच्छा, जो फॉर एग्जांपल, तो पहले तो बात है वो जो 1200 में जो बिका होगा उसमें कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट और प्राइस का रिलेशनशिप है। जैसे आप साहब ने बताया इंटरेस्ट रेट अगर कम ज़्यादा होते हैं तो वो उसकी प्राइस में अफेक्ट आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किसी वक्त। लेकिन खैर दूसरी बात ये है कि अगर आपने 1200 पे रिकॉर्ड किया तो आपने ₹200 एक्स्ट्रा जो कैश आया आपके पास, वो क्या कहाँ क्लोज करेंगे आप? ठीक है ना, कैश तो आपका ₹1200 आया, आपकी डेट खड़ी है ₹1000 की, तो ₹200 एक्स्ट्रा जो है वो कहाँ ले जाएंगे फिर? अगर हमने हाँ सर वो आपने अभी बताया था। जी जुनैद आप बताइए। सर उसको प्रीमियम में लेकर जाएंगे ना सर। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कि वो प्रीमियम का हम एक नॉन कैश वो बनाएंगे प्रीमियम का। सही है। हम स्टॉक की बात कर रहे हैं या ये लायबिलिटी की बात हो रही है? लायबिलिटी की बात हो रही है। तो सर ये प्रीमियम तो लायबिलिटी में नहीं आएगा। हाँ, लायबिलिटी में प्रीमियम तो नहीं आएगा। यस सर, लायबिलिटी में प्रीमियम नहीं आएगा। तो फिर कहाँ जाएगा ₹200? मेरा सवाल ये है सर कोई भी लायबिलिटी हो तो उसमें हम एमोर्टाइज कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे उसको, जो है मतलब जिसकी समझ लें उसको हम जितने इंटरेस्ट रेट पे हमें उसको पे करना है, जितना हम उसकी
मेच्योरिटी जितने उस पे होगी तो उसको हम आज जो है डिस्काउंट कर लेंगे और उसके हिसाब से हर साल उसको बढ़ाते रहेंगे लायबिलिटी को। वो एक अलग बात है भाई, वो तो आपने वो तो कॉपन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता। amortize करेंगे तो जी बाकी तो सर बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएंगे ना। बुक वैल्यू पे, दैट मींस के मुझे चलो बुक वैल्यू छोड़ दें, मुझे बताएं कि वो आपका बॉन्ड 1200 पे रिकॉर्ड होगा या 1000 पे रिकॉर्ड होगा? 1000 पे होगा, 1000 रुपए पे 1000 होगा। पे होगा। तो मेरा सवाल ये है कि जो कैश जो 200 रुपए एक्स्ट्रा है वो कहाँ ले जाएंगे फिर आप? सर वो गेन हो जाएगा आपका। डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट ले जाएंगे? जी। अच्छा चले, ये तो आप बड़ा करके आपने बड़ा एक्सट्रीम बात कर दी है जी। वाप साहब आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये कहूँगा कि इसको जो ना ओवर द पीरियड ऑफ दैट सिक्योरिटी आपको एज अ इनकम रिकग्नाइज करना होगा। तो इनिशियली आप इसको उसी पर्टिकुलर बॉन्ड के साथ ही रिकग्नाइज करेंगे 1200 पे, और आप जिसमें अगर 5 साल का अगर बॉन्ड है तो डिवाइड बाय 5 करके 40-40 हम हर साल इनकम रिकग्नाइज करेंगे। वो होगी इनकम ही, लेकिन ओवर द टर्म ऑफ द बॉन्ड हमें इनकम रिकग्नाइज करनी है। एक तरफ से हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा, दूसरी तरफ से ये प्रीमियम इनकम आ रही होगी हमारे पास, हमने जो एक्सेस पे इशू किया। मैं चलिए इसको मैं बताता हूँ। आप जो है ना बॉन्ड को, अब बॉन्ड आपका 1200 रुपए का बॉन्ड बिका है तो आप जो है 1000 रुपए बॉन्ड में रिकॉर्ड करेंगे और 200 रुपए प्रीमियम के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। और वो जो प्रीमियम का अकाउंट है वो अमोर्टाइज करेंगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ताकि एट द एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी उसकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो 1000 रुपीज ही हो जाए बेसिकली। तो वो होगा ये कि अगर लेट सपोज आपको जो पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की, तो वो जो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस किया जाएगा और वो प्रीमियम से जो है ना वो कम किया जाएगा। बेसिकली प्रीमियम को कम किया जाएगा एज एक्सपेंस और एज अ रेवेन्यू बुक किया जाएगा प्रीमियम से। तो ये होगा कि प्रीमियम एट द टाइम जो है ना, जैसे इन्होंने किसी ने बात की ना कि डायरेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, वो नहीं होगा, ये अमोर्टाइज करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है ना वो रेवेन्यू में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। इससे क्या होगा, उसका प्रीमियम की जो वैल्यू होगी वो कम होती रहेगी। तो बेसिकली इट विल सर इसकी एंट्री, सर थोड़ी एंट्री समझा सकते हैं सर इसकी थोड़ी सी? हाँ, तो जैसे आपने दो एट द टाइम ऑफ द बॉन्ड आपने इशू किया, बॉन्ड पेबल आपने जो है 1000 रुपए का लिखा, बॉन्ड प्रीमियम जो है आपने अकाउंट बनाया 200 रुपए का, ठीक है ना। अब अगर 10 साल का बॉन्ड है तो दैट मीन्स के वो 20 रुपए जो है हर साल एमोटाइज होगा वो। तो दैट मीन्स हर साल जो है 20 रुपए जो है वो प्रीमियम को जो है वो करेंगे, डेबिट करेंगे और PLS को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। वो दैट मीन्स कि आपके प्रॉफिट में बुक हो रहा होगा, वो रेवेन्यू में बुक हो रहा होगा और तो आपके वो रेवेन्यू वहाँ से आएगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि प्रीमियम की अमाउंट जो है वो कम होती रहेगी एट द एंड। तो एट द एंड क्या होगा, प्रीमियम जो है वो 0 पे हो जाएगा, तो आपकी जो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज ही रहेगी, सही है ना। तो इस तरह से जो है यू विल बी एडजस्टिंग। जी कोई ऐड करेगा कोई इसमें? जी वापस सर जैसे मैं सर 1 मिनट में एंट्री पूछना चाह रहा हूँ। जैसे हमने आप कहना है 1200, तो सर हम 1200 को पूरा एग्जैक्ट रिकॉर्ड कैश को हम डेबिट कर देंगे 1200 से। हाँ सही है, सही है सर। 1000 से लायबिलिटी हो गई और 200 का प्रीमियम हो गया। ये दोनों लायबिलिटी कहलाएंगी ना, जैसे दोनों प्रीमियम काउंटर लायबिलिटी है ये बेसिकली। तो दैट मींस कि आपका दो क्रेडिट होंगे, 200 का एक क्रेडिट होगा और 1000 का, तो 1200 का हो गया। आपको 200 जो है आहिस्ता जो है वो बजाय इसके वो 200 रुपए डायरेक्टली PLS में चला जाए, वो एमोटाइज करेंगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, सही है। तो सर मतलब वो तो मतलब लॉस उसमें किस तरह जाएगा, मतलब उसमें किस तरह लेके जाएंगे हम PNL में? ये 200 को किस हेड में लेके जाएंगे PNL में? भाई ये तो रेवेन्यू में क्लोज करेंगे ना, रेवेन्यू में आप इसको क्लोज करेंगे। मतलब ये तो आपका वो है ना सर ये एंट्री पूछना चाह रहे हैं बेसिकली शेयर डिबेंचर प्रीमियम सर डेबिट कर देंगे और उसकी अमोर्टाइजेशन का एक अकाउंट होगा वो क्रेडिट कर देंगे। और इसको सर दूसरे वर्ड्स में बिल्कुल सर, और इसको सर दूसरे वर्ड्स में हम इसको मतलब स्टूडेंट को आसान समझने के लिए इसको हम अनअर्न्ड इनकम भी कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल सर के इसकी, और उसी वजह से हम इसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये ओवर द पीरियड जो है जैसे जैसे अर्न होती जाएगी हम इसको ट्रांसफर करते जाएंगे। अनअर्न्ड इनकम है कि बेसिकली प्रीमियम जो है अनअर्न्ड इनकम है जो कि वक्त के साथ साथ आपकी PLS में क्लोज हो रही हो। तो इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं एक चीज़ सर, एक्चुअली ये मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ना अकाउंटिंग का, उसके हिसाब से है कि अगर आप 5 साल का बॉन्ड है या 10 साल का बॉन्ड है तो आपकी इनकम उसी तरह टूट के रिकग्नाइज होनी चाहिए। सेम वे अगर कोई इशू कॉस्ट होती है वो भी हम इसी तरह अमोर्टाइज करते हैं। इसी तरह से जैसे इन्होंने ये बात की है कि हो सकता है आपका बॉन्ड बिका हो 800 रुपए में, अगर 800 रुपए बिका है तो दैट मीन्स कि वो 200, आपकी वैल्यू तो 1000 रुपए थी, कैश आपके पास 200 कम आए, तो वो डिस्काउंट का रिकॉर्ड करेंगे और हर साल उसको एक्सपेंस आउट करेंगे।
ठीक है ना। तो चाहे वो रेवेन्यू में बुक करें एक्सपेंस में, तो ओवर द टाइम वो एक्सपेंस होगा, जिसकी वजह से जो है आप उसको उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1000 रुपये हो जाएगी एट द एंड, ठीक है ना। और वो एक्सपेंस होके आप उसकी वैल्यू में इजाफा कर रहे होंगे, उसकी बॉन्ड की वैल्यू, सही है ना बात, यही है ना। हाँ यस सर, तो यही कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली वो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसमें से एक मैचिंग कॉन्सेप्ट यही है कि आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की लाइफ पर ही उसको रिकग्नाइज करोगे, कॉस्ट हो, डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, जो भी हो। ठीक है, क्लियर है बात, कोई सवाल तो नहीं है और? जी सर, ओके चले, तो बेसिकली बॉन्ड को हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट ये है कि कॉमन स्टॉक्स आ जाता है, कॉमन स्टॉक्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो भी इसी तरह होगा जैसे बॉन्ड का है, शेयर प्रीमियम भी होगा और वो होगा, लेकिन अब कॉमन स्टॉक का प्रीमियम इज अ परमानेंट आइटम, वो प्रीमियम कम या ज़्यादा नहीं होगा, वो फॉर एवर रहेगा, बिकॉज शेयर जो है वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, वो परमानेंट रहेंगे, ठीक है जी। वो आप सब कुछ ऐड करेंगे इस पर? नहीं सर, बस यही मैं कहना चाहता कि यही चीज़ है इसके अंदर भी ना। मैं लोअर हैंड कर लेता हूँ। क्लियर है बात, एनी क्वेश्चन सो फार? बैलेंस शीट हमने कवर कर ली, और सर एक ये बात है, एक क्वेश्चन है सर कि वो मैं पूछना चाह रहा था कि सर ये जो हम 1000 रुपीज़ की चीज़ हमें वो 1200 रुपये क्यों दे रहा होता है सर, उसकी ये उसको जनरल क्वेश्चन है सर। इसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्ट रेट 10% दे रहे हैं, मार्केट जो इंटरेस्ट रेट कोई दे रही है 8%, लेट्स सपोज, ठीक है ना। ये तो आपकी मर्जी है ना आप कितना इंटरेस्ट रेट दें। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट मार्केट से ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, कोई आपका कोई बॉन्ड खरीदेगा तो वो जो है उस पर 1000 रुपये पे 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट में जो कोई और बॉन्ड खरीदेगा तो उस पर 80 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो कौन आपका बॉन्ड लोग खरीदेंगे, मार्केट में जाएंगे? जी नुमान सर जो जिसमें हमें फायदा है सर वो इसमें हम, तो फायदा तो आपके बॉन्ड में है ना, कम रेट है। क्या डिमांड सप्लाई की वजह से क्या होगा, आपकी बॉन्ड की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉन्ड की प्राइस उतनी बढ़ेगी जब तक कि आपका रिटर्न 10% से कम होकर 8% ना हो जाए। अब किसी ने 1200 में खरीदा होगा तो उसको भी जो है 100 रुपये मिलेंगे ना जी, तो उसका जो रिटर्न होगा वो नहीं होगा जिसने 1000 रुपये में खरीदा है, सही है जी जी। तो होगा ये कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी आपका रिटर्न कम होता रहेगा। तो ये जो एक्चुअली मार्केट इक्विलिब्रियम का मैकेनिज्म है कि अगर आपकी प्राइस और मार्केट की प्राइस में फर्क होता है तो आपका बॉन्ड प्रीमियम में डिस्काउंट पे ट्रेड होता है, सही है ना जी सर। और कोई सवाल? नो सर। अब आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में तो बहुत क्लियर कट चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपने इसको स्लाइड नजर आ रही होगी, तो इट्स अ क्लियर इनकम स्टेटमेंट जिसमें जो है यू स्टार्ट विद सेल्स देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह करके फिर EBITD आ जाता है। फिर अब यहाँ पे जो है ना बेसिकली इनकम स्टेटमेंट होती तो क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है ना, ब्रॉडली स्पीकिंग। आप 2 लाइन की भी इनकम बना सकते हैं, रेवेन्यू का लिखें उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं, जो नेट है वो नेट इनकम कहलाएगी। लेकिन हम जो है ना उसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। हम जो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या एक्सपेंड करते हैं बेसिकली वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने 3 बेसिक एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उसको अलग कर दिया और बाकी एक्सपेंसेस को मर्ज कर दिया। सेल्स में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, सबसे बड़ा एक्सपेंस ये होता है, और अदर एक्सपेंसेस दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। उससे जो निकला वो आया EBITDA। EBITDA क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। उसके बाद जो है हमने डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन माइनस किया, पहले एक्सपेंस, उसके बाद आया EBIT, फिर दूसरा एक्सपेंस माइनस किया इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसके बाद आया EBT। EBIT मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBT मींस अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद हमने टैक्स माइनस किया तो ये आया नेट इनकम। अब मेरा सवाल ये है कि हम ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, हम जो है इसको 3 हिस्सों में 3 स्टॉक्स में क्यों डिवाइड किया, इसकी वजह क्या है जी? एनीबॉडी? सर मैं ऐड करूं? आप करते हैं, कोई और अगर पहले बता दे फिर आपको पता। चलें ठीक है, सही है जी। एनीबॉडी? ये चीज़ जो है आपकी रिकॉर्डिंग में बहुत डिटेल में बताई गई है, तो बताएगा इसकी क्या वजह है? चलें वाप साहब आप बता दीजिए। हाँ यस सर। सर ये बेसिकली इसका इनकम स्टेटमेंट का एक तो पहले मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चर जो है ना बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बिल्कुल हट के है। वहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं।
अच्छा, यहाँ पर जो है एक्चुअली फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पर इवन कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी जिक्र नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जाती है। आवाज़ आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल आ रही है। आप बताएं, आप साहब आप कुछ कह रहे थे या और कोई बताएगा, इसमें कोई ऐड करेगा? सर मैं बता सर देता हूँ। बेसिकली परफॉर्मेंस जो डायरेक्टली अदर एक्सपेंस की वो आपके कोर बिजनेस को रिफ्लेक्ट करती है, और डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन वो डायरेक्टली कोर बिजनेस को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिसकी बेसिस पे हम उसको अदर एक्सपेंस में शो नहीं करते। क्यों नहीं करते रिफ्लेक्ट? सर क्योंकि लॉन्ग टर्म होते हैं ना ये कोर इनकम। उधर बता रहे हैं जी, उधर जी, ये उधर है ना लाइव वाले जिनका नाम नहीं आ रहा सही। जी सर उज़ैर है। आप अपना नाम तो सही कर लें, जरा इसको देख लें, इसको कैसे करते हैं। जी उधर बताइए। अच्छा चलें जी, और कोई बताएगा? कौन कह रहा था? कलीमुल्लाह आप कह रहे थे? जी सर, ये आप डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन का बात कर रहे थे, तो ये सर लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं ना हमारे पास, क्योंकि कोर इनकम नहीं होती है और डे टू डे परफॉर्मेंस नहीं होती इनमें। डेप्रिसिएशन जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, और वो आपकी परफॉर्मेंस यानी आपकी कंपनी ने बहुत पहले लिया होता है, तो वो डायरेक्ट परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं होता, इसलिए हमने उसको कोर इनकम में नहीं रखा। गुड। अच्छा जी, आप ऐड कर रहे हैं। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये बेसिकली जो मैं कह रहा था उस वक्त, इसके अंदर है ना जो हम लोग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये आपके डिसीजन मेकिंग तक की कहा सही बात है। उसके अलावा नॉन कैश आइटम होते हैं, ये नॉन कैश आइटम होते हैं, और इस वजह से इनके आपके इम्पैक्ट नहीं आता, प्रॉफिट पे डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट नहीं आता। प्लस इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट जो है वो भी आपकी परफॉर्मेंस के बेस नहीं है, वो फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट है। अच्छा, EBIT DA और EBIT और नेट इनकम, इनमें क्या फर्क है? EBIT DA से हमें क्या मालूम होता है, EBIT से क्या मालूम होता है, और फिर नेट इनकम से क्या फर्क है इन तीनों? हमने 3 स्टॉप्स लगाए हैं ना, 3 एक्सपेंसेस को हमने 3 स्टॉप्स में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। इसकी रीजन क्या है जी? तो बताएगा जी जुनैद? सर इन तीनों में फ़र्क ये है कि EBITDA में हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने सेल्स जनरेट की है उसको जनरेट करने के लिए बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है हमारी, जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं, और दूसरा जो उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो माइनस करके हम एक फिगर निकालते हैं जिसको हम कहते हैं EBITDA। देन फिर उसमें से हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। बेसिकली जो सेल्स जनरेट हुई है उसमें जो लॉन्ग टर्म एसेट्स की इन्वॉल्वमेंट थी उसकी कॉस्ट हम माइनस करके अमाउंट निकाल लेते हैं। अच्छा, EBITDA जो है वो कोर प्रॉफिट शो करता है बेसिकली, ठीक है ना? आप इसको बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया, बिल्कुल या सर। बिल्कुल कोर प्रॉफिट है, यानी कि बिल्कुल आपकी जो बिजनेस ने जो जनरेशन की है उस कोर क्या है। अच्छा, EBIT क्या शो करता है? ये आपका, आप समझ लें EBIT इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन इट इज नॉट पार्ट ऑफ कोर एक्टिविटी ना। तो वजह से उन्होंने बताया डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जो आपकी परफॉर्मेंस। तो अगर हम बिल्कुल कोर परफॉर्मेंस को देखना है तो EBITDA को देखेंगे, अगर हमें एक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को देखना है तो EBIT को देखेंगे, जिसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन कर दी है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इवन नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है? तो अगर हमें जो है इसके नीचे EBT जो है वो बेसिकली क्या है, जब इंटरेस्ट मैनेज करते हैं तो ये आपका आ जाता है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस विदाउट टैक्स। और चौथा जो है टैक्स है, टैक्स जो है इट्स मैंडेटरी, लेकिन ये कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ, यानी इनडायरेक्टली इट्स पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन टैक्स को हमने अलग कर दी, और टैक्स भी शामिल कर लें तो नेट इनकम बन जाती है। तो ये 3 बेसिकली लेवल्स हैं। एक तो आपका लेवल हो गया आपके कोर परफॉर्मेंस लेवल हो गया, दूसरे लेवल आपके ऑपरेशन परफॉर्मेंस का लेवल हो गया, और तीसरा आपका जो है ना टोटल कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस का लेवल हो गया, जिसके अंदर ऑपरेशंस भी आते हैं और फाइनेंस भी आता है। तो बिकॉज इंटरेस्ट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
तो अगर हम ये टोटल डिपेंड करता है आप किस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो उस पॉइंट से जो है आपको डिफरेंट चीजें काम आएंगी। ठीक है ना, ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। सही है जी। हसीब साहब आप कुछ कह रहे हैं? सर तो इसका कंक्लूजन ये होगा आपके सवाल का कि हमने स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली क्यों किया है। तो इसको सिर्फ रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव की वजह से किया है कि एक लेवल पे हम लोग ऑपरेटिंग इनकम को देख लेंगे, दूसरे पे कॉर्पोरेट लेवल पे, और एक पे जो कोर इनकम से फर्स्ट पे हमारी है। यही वजह है सर डिसीजन मेकिंग ना। अगर आपका डिसीजन मेक अगर आपका जो अगर जो डिसीजन मेकर जो है वो ये देखते हैं कि हमारी कोर परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है ना, तो वो जो EBIT DA को देखेंगे। अगर वो ये देखते हैं कि भाई हमारी ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो EBIT को देखेंगे। अगर वो देखते हैं कि नहीं हमारी जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी शामिल करते हैं, तो फिर वो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी किस चीज़ का डिसीजन लेना है। ठीक है ना? ओके सर। जी फारूक आप कुछ कह रहे हैं? सर मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी है, तो फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए हम एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है अपने एक्सपेंसेस में ही मतलब अपनी इनकम स्टेटमेंट ऐड करते जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमारी जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स की जो कॉस्ट है वो हमारी निकल आ सके, ताकि हम फ्यूचर में एसेट कोई परचेज कर सके उसकी रिप्लेसमेंट में। नहीं वो तो अलग बात है ना, वो तो डेप्रिसिएशन क्या होती है वो आपने बताया ना। डेप्रिसिएशन जो है वो हमने यहाँ मिस कर दी थोड़ी सी बात, कि डेप्रिसिएशन जो है वो इसलिए ली जाती है कि हम उसको फ्यूचर में उसके अगेंस्ट रिप्लेस कर सकें एसेट्स को ना, इसलिए हम डेप्रिसिएशन करते हैं। सही है। तो लेकिन हम तो अभी बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की, अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो वो बैलेंस शीट का आइटम था। जी और कोई? खलीलुर रहमान साहब आप कुछ कह रहे हैं? खलील फर्रुख खलील कोई सर सर वहाँ बात कर रहा हूँ। जी वाह। हाँ सर ये मैं कह रहा था कि DA और IT EBIT इसके दरमियान में फ़र्क ये सिर्फ एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का ही है ना, कि मतलब आप शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म में क्या आप कह लेंगे वो DA जो है वो है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन ना, तो वो आप समझ लें कि वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, या आप कहें कोर प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन इसको कहते हैं ना। और डेप्रिसिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, यानी ऑपरेटिंग ही होगा, लेकिन ये कि वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रॉस ना। तो अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा EBIT, यानी माइनस कर देंगे उसमें तो बन जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन कह लें उसको, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लें। और उसके बाद जो है नॉन ऑपरेटिंग यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी नॉन ऑपरेशन एक्टिविटी जो है जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बड़ा होता है, तो वो आप शामिल कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। सही है ना? जी सर। जी सर क्वेश्चन है खलील साहब। जी खलील जी सर क्वेश्चन ये है कि सर कभी कभार हम लोग डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड करते हैं पूरे साल का फॉर द ईयर, तो उसको हम बाइफर्केशन कर देते हैं, रेशियो डिवाइड कर देते हैं कि भाई 60% फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाते हैं और 40% उसको एडमिन एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस में ले आते हैं। तो सर वो 60% कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बन रहा होता है डेप्रिसिएशन, तो वो उसको भी हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे या उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा रखेंगे? मुझे समझ में नहीं आया, डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का कैसे हिस्सा बन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा? कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, कुछ नहीं कुछ कंपनी ऐसी होती हैं वो प्रोडक्शन से जो मशीनरी होती है ना उसका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बना देती है। अच्छा जी सर। वो डिपेंड करता है, देखें वो अकाउंटिंग रूल तो खैर इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई अगर बात जो अकाउंटिंग वाइज बेस बात करें तो, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी जो है वो किस तरह से कैटेगराइज करेंगी। अगर कोई कंपनी समझती है कि डेप्रिसिएशन की नेचर ही ऐसी है कि ये कोर प्रॉफिट में आना चाहिए, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही डाल देते हैं, ये बात है। लेकिन अमूमन जो है डेप्रिसिएशन लगती है फिक्स एसेट के ऊपर, और फिक्स एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो अमूमन ऐसा होता है कि अगर आपकी डेप्रिसिएशन ऐसी है कि वो ऐसी चीज़ पे लग रही है कि जो आपके कोर ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन मशीनरीज ही है, तो वो फिर शायद आप सही बात है उसको ब्रेक कर दिया आपने, कुछ डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दिया। लेकिन जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इन जनरल है जो डेप्रिसिएशन जो अब लगेगी, तो वो जो है वो अमूमन जो है वो क्योंकि डायरेक्टली इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए हमने उसको ऑपरेशन में डाला है लेकिन कोर एक्टिविटी में नहीं डाला। सही है ना? तो दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ क्लासिफाई करते हैं। सर अगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर हम उसको सेपरेट करेंगे कि यहाँ पर जब हम EBIT DA कैलकुलेट कर रहे होंगे, या उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा रखेंगे? इट्स डिपेंड करता है ना, यानी कि कौन सी डेप्रिसिएशन आप कॉस्ट ऑफ सेल में डालना चाहते हैं और कौन सी है आप ऑपरेशन में डालना चाहते हैं। अगर आपने अलग अलग किया हुआ है तो सेपरेट ही रखें उसको। यानी कि ये तो आपका जो मैनेजमेंट है। देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लें,
फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से वो ये कि हम जो है यहाँ पे कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के लिए जो बेहतर मेजर ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो उसी तरह करेगी। तो डेप्रिसिएशन को ब्रेक भी कर सकती है मैनेजमेंट, अगर वो समझती है कि ये वाले डेप्रिसिएशन कोर में जाएगा तो उसको कोर में डाल दे। जिस तरह से आप जो है ना परफॉर्मेंस मेजर को जज करें उस हिसाब से कर सकते हैं। सही है ना? ठीक सर एक चीज़ बात करना चाहूँगा सर। देखिए एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है ना, जो डेप्रिसिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट्स होते हैं वो एक तरह से आपकी डेफर्ड कॉस्ट होते हैं, वो आप ओवर द नंबर ऑफ पीरियड्स कर रहे होते हो। मतलब एक कंपनी कह सकती है कंप्यूटर को मैं डायरेक्टली चार्ज कर दूं एज एन एक्सपेंस, और एक बोल सकती है मैं 3 साल पर डेप्रिशिएट करती हूँ, तो वो आप एक तरह से कॉस्ट को डेफर कर रहे हो। तो ये मैं जो समझा हूँ वो एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन में फ़र्क यही है, एक शॉर्ट टर्म है और एक जो है वो लॉन्ग टर्म है। तो EBITDA जो है वो आपको करंटली बता रहा है और EBIT जो है वो आपको इन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव बता रहा है कि भाई आप ये कह सकते हैं बिल्कुल, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू है। मैनेजमेंट इस पॉइंट से भी देख सकती है, क्योंकि ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म की बात ही करते हैं ना। और अगर हम कोर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करें टाइप की चीज़, तो वो तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है। ये आपकी बात सही है, इसको इस तरह से भी करें। और कोई एनीबडी एल्स? अच्छा, नाउ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है, तो वो आप आगे चलते हैं। हम आ जाते हैं कैश फ्लो के ऊपर। सही है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जो आपके स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहलाता है। कैश फ्लो के बारे में बताइए कि किस तरह से कैलकुलेट होती है कैश फ्लो का, थोड़ा सा कोई जी एनीबडी? जी हसीब साहब। सर जो हमने सीखा वो ये है कि कैश फ्लो की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर अगर मेजर हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर आपका जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होता है ड्यू टू एसेट सेल्स और परचेज। सही है सर। सेकंड जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इसके अंदर जो कैश जनरेट हो रहा होता है आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी से हो रहा होता है। थर्ड जो होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर आपकी इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग हो रही होती है, लैंडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से कैश आपका इनफ्लो हो रहा होता है। और एक चीज़ हमने और सीखी इसके अंदर कि जो कोई भी एक एक्टिविटी होती है वो बैलेंस कर देती है दूसरी एक्टिविटी को। मेजरली ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी होती है वो बैलेंस कर देती है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। और जो बोरोइंग की फर्दर डिटेल्स हमने देखी, जो बोरोइंग जो होती है वो सेल्फ कंपनी के अंदर ही होती है, और जो लैंडिंग होती है वो अदर कंपनीज के अंदर होती है। ऐसे ही है सर। सही है, गुड। इसमें कोई प्रॉब्लम है जो इस कॉन्सेप्ट में कि जो हम कहते हैं ना जीरो सम गेम काइंड ऑफ थिंग है कि अगर आपकी ऑपरेटिंग में सरप्लस होगा तो आपकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जो है ना वो डेफिसिट हो सकता है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑपरेशंस में पैसा कमाया तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? आप डिविडेंड पे करेंगे या रिटेन करेंगे? तो जब डिविडेंड पे करेंगे तो क्या करेंगे आप फाइनेंसिंग के अंदर जो है वो डेफिसिट करेंगे, यानी आपने पे किया, आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इसी तरह से आपने रिटेन किया, दूसरा ऑप्शन। अब रिटेन करने के बाद आपने कोई एसेट खरीद लिया, तो जब एसेट खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट से आउटफ्लो हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर ऑपरेटिंग में प्रॉफिट है तो वो जो है बैलेंस करेगा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के अंदर से। ठीक है ना? इसी तरह से अगर इन्वेस्टिंग में आपने कोई एसेट खरीदा है यानी आउटफ्लो हुआ है, सो वो फाइनेंस बेसिकली हो सकता है फाइनेंस का इनफ्लो हो, जिसकी वजह से वो उसको बैलेंस कर रहा हो, क्योंकि कैश की जो अमाउंट होती है वो अल्टीमेटली जीरो पे हो जाती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ जीरो सम गेम। तो हमें एक्चुअली शुरू में ये बताया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश की बैलेंस आपको मालूम होता है। कैश का बैलेंस हमारा मकसद ही नहीं है, हमें ये देखना है कैश कैसे आया कैसे गया, बेसिकली हमें बैलेंस नहीं देखना है। तो इट्स अ जीरो सम गेम हो जाता है, क्योंकि बैलेंस जब मालूम करेंगे तो एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी, तो बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली खत्म ही हो जाएगा, यानी जीरो पे आ जाएगा। इस वजह से जो है अमूमन जैसे होता है कि ऑपरेटिंग में प्रॉफिट होगा तो कहाँ लॉस हो रहा है, अगर फाइनेंसिंग में प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स आपका जो है पैसा आपने शेयर खरीदे, शेयर इशू किए और पैसा आया आपके पास, तो वो अमूमन जाएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। जो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आपने कोई एसेट खरीदा है तो वो एसेट के अंदर लॉस यानी उसमें आउटफ्लो हो जाएगा। तो बेसिकली तीनों मिला के बन रहे होते हैं। ठीक है ना? सो जी अवाब साहब आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ सर, ये नॉर्मली ये आप सही कह रहे हो, इसी तरह होता है जब कंपनी शुरू में सेटअप होती है तो उस टाइम पर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी पॉजिटिव कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश नेगेटिव कैश फ्लो आ रहे होते हैं। और फिर जब जैसे ऑपरेशन में आती है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है आपके पॉजिटिव आ जाते हैं, और फिर
आप धीरे धीरे जो है वो आपकी फाइनेंसिंग कैश फ्लो को रीपे कर रहे होते हैं अगर लोन्स वगैरह हैं, और फिर जैसे आपके पास जब कैश काउ के अंदर आप आ जाते हो तो फिर फेज के अंदर तो फिर आप जो है वो अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो एडिशनल आ रहे होते हैं उसको आप इन्वेस्टिंग के अंदर डाल रहे होते हो। लेकिन जब ये श्रिंक कर रही होती है कंपनी ना, तो आपके फाइनेंसिंग कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव आ रहे होते हैं और फाइनेंसिंग कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव जा रहे होते हैं। मींस कंपनी सुकड़ रही है, ये थोड़ा सा ये है ना, यहाँ पर दिखता है कि आप अपने एसेट्स बेच के तो कौन सा कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं? तो आपके फाइनेंसिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं और फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव होते हैं अगर फिक्स एसेट से अगर आपके पास आ रही हैं तो कंपनी श्रिंक कर रही होती है, वो थोड़ी सा नेगेटिव फेज होता है आपका। मतलब इसका मतलब है कि आप जब श्रिंक करती है कंपनी तो आप अपना एसेट बेचते हैं, एसेट बेच के और हाँ मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ कंपनी डाइंग डाउन। जब कंपनी डाई डाउन होती है तो क्या करते हैं आप अपने एसेट को बेचते रहते हैं, ऑपरेशन को कम करते रहते हैं, वो पैसा जो है ना वो इन्वेस्टर को देते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे बेचेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्लस हो जाएगी बिकॉज उसमें से पैसा आएगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज वो आप डिविडेंड दे रहे हो। सर एक चीज और भी करती है कंपनी तो ऑपरेशंस के अलावा इन्वेस्टिंग से भी पैसा फाइनेंसिंग में जा रहा होता है। जी सर एक और चीज़ भी आपने डिस्कस की थी इस वीडियो में, आपने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच का, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर अप्लाई होते हैं कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। आप लाइन बाय लाइन पीएनएल को अगर आप कैश बेस में कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्ट अप्रोच है, और आप रिकन्सिलेशन अप्रोच पे बॉटम लाइन से चल के आप तमाम नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करोगे तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच आ जाती है। ठीक है, चलिए इस पे कोई और बताएगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच? जी एनीबॉडी? जी हसीब। जी सर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी सर वो ये थी कि जो ये 2 मेथड्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बनाने के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी कैश रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उसको लेते हैं, और फिर कैश के अगेंस्ट में जो भी नॉन कैश एंट्री होती है उसको ओमिट कर देते हैं। सही है सर? तो इस तरीके से हम इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि यार ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। सही है। और दूसरा जो हम इनडायरेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं सर, आपकी नेट इनकम लेते हैं, नेट इनकम के अंदर हम जो नॉन कैश जो होता है वो ऐड ऑन कर लेते हैं, और यही सबसे ज़्यादा इजी और प्रीफरेबल मेथड और कॉमन मेथड होता है। और इसके अंदर एक चीज़ और थी सर, अगर आप बोलें तो मैं ऐड कर लेता हूँ, जिसमें आपने सोर्सेज ऑफ कैश और यूज़ ऑफ कैश बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोर्सेज ऑफ कैश होती हैं वो यूज़ ऑफ कैश के इक्विवेलेंट हो जाती हैं। सोर्सेज ऑफ कैश की जो एग्जांपल होती हैं उसके अंदर आपके अगर हम एग्जांपल लें, जैसे अकाउंट पेबल अगर आपका ऊपर जाएगा तो आपका कैश ऊपर जाएगा, इसी तरीके से डेप्रिसिएशन है, इसी तरीके से आपकी अप्रूवल्स हैं, ये सारे सोर्स ऑफ कैश के अंदर आ जाती हैं। और दूसरी साइड पे हम वर्किंग कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं जो यूज़ ऑफ कैश के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर आपका अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, और वर्किंग कैपिटल की अगर हम डेफिनेशन को स्प्लिट करें तो वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। इफ्रा आप कुछ कह रही हैं? सर इसमें अब्दुल रशीद ने बोला सर ये 2 अप्रोचेज होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसमें इनडायरेक्ट में ये होता है नेट इनकम को हम बेस बनाते हैं, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, इसको हम ऐड करके स्टेटमेंट बनाते हैं। और डायरेक्ट में ये होता है जो कैश ट्रांजैक्शन कितना कैश स्पेंड किया, कितना रिसीव किया, उसको ऐड करते हुए हम स्टेटमेंट कैश फ्लो की बनाते हैं। ठीक है जी। कलीमुल्ला आप कुछ कह रहे थे? जी सर, डायरेक्ट मेथड वही सर, जैसे अब्दुल रशीद ने बोला, हर इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट लें और उसमें कॉरस्पेंडिंग नॉन कैश आइटम माइनस कर रहे हैं, तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट जो होता है इनकम, नेट इनकम के लिए जो अंदर ऐड बैक करते जाएंगे, और जो नॉन कैश लिए है मतलब वो इनडायरेक्ट बन जाएगा, मतलब जो आपने माइनस किया ना वो सब वापस ऐड करेंगे तो वो इनडायरेक्ट मेथड बन जाएगा। ठीक है, एनीबॉडी? ऐसे ही सर जी। और इन सब में कुछ ऐड करना चाहे? सर बिल्कुल अब्दुल वहाब साहब ने बिल्कुल सही बताया। डायरेक्ट अप्रोच में तो आप जो है जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें लाइन बाय लाइन आप जो है जो नॉन कैश अमाउंट जितना उसमें इन्वॉल्व होता है उसे आप एडजस्ट करते रहते हैं और उसको कैश पर लेकर आ जाते हैं। और इसी तरह से सर
इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर सर बेसिकली हम एक्टिविटीज को दो तरह से एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एडजस्ट करते हैं ऐसे नॉन कैश आइटम जो जिनका ताल्लुक आपकी फिक्स एसेट से नॉर्मली होता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गई, अमोर्टाइजेशन हो गई, जो प्योरली नॉन कैश आइटम होते हैं, उन्हें आप जो है एडजस्ट वापस ऐड बैक कर देते हैं। फिर उसके बाद सर आप उसके अंदर आप एडजस्टमेंट करते हैं जिनका ताल्लुक आपके करंट एक्टिविटीज से होता है, जो आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज होती हैं, उनको एडजस्ट करके उनके नेट इम्पैक्ट को आप एडजस्ट करके और नेट जो है इनकम को आप लेकर आते हैं कैश पर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये जो प्रोसेस उन्होंने बताया वो रिकॉर्डिंग में भी है। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रोसेस के बारे में है तो प्लीज़ वो कर लें, या कैश फ्लो के बारे में अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, किसी पॉइंट पे हम मज़ीद आप एलोबरेट करना चाहते सर हैं। बस एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा सर। नॉर्मली इनडायरेक्ट अप्रोच हम फॉलो करते हैं क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में लाइन बाय लाइन जो है ये आइडेंटिफाई करना कि कितना उसमें कैश का इम्पैक्ट है, कितना नॉन कैश आइटम है, ये मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मली हम इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो करते हैं क्योंकि जो प्योरली नॉन कैश आइटम होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में हमारे बिल्कुल सामने होते हैं, हम उनको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर जो बाकी का इम्पैक्ट होता है वो हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के नेट इम्पैक्ट को एडजस्ट करके हम निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली इनडायरेक्ट अप्रोच इजी होती है और वही फॉलो की जाती है। ठीक है, और आप ये देखें एंड में ये जो स्लाइड है, स्लाइड के एंड में जो लिखा हुआ है इसमें CFO इक्वल्स टू, ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। तो इतनी इजी है कि इसके अंदर कितने आइटम आते हैं? 3 आइटम है। यू स्टार्ट विद नेट इनकम, उसमें आप ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्योंकि आपने पहले माइनस किए हुए होते हैं। उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल, अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल प्लस है, बढ़ रहा है तो माइनस करते हैं, और अगर कम हो रहा है तो प्लस करते हैं, तो माइनस प्लस लिखा हुआ है। तो ये अगर इक्वेशन आपको समझ में आ गई तो आपको पूरी जो है ना आपको ऑपरेटिंग कैश को समझ में आ जाएगी। तो बड़ा आसान है, कॉन्सेप्चुअली बड़ा आसान है। ये 3 ही आइटम होते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जो हमने वो बात की, जितने भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी का जो नेट इफेक्ट है वो भी आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। ये बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक। अच्छा, हमने नो सर, बिल्कुल सही। नो सर, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि रिकॉर्डिंग में कहाँ तक था? इसके आगे भी था फ्री कैश फ्लो वगैरह भी? सर फ्री कैश फ्लो वगैरह भी था। फ्री कैश फ्लो था। सर मेरी सर सजेशन है, उसमें सर काफ़ी फॉर्मूलेज हैं जो आई थिंक हमें सही से देख के समझने होंगे। तो और आई थिंक सर अभी सिर्फ 14 मिनट्स रह गए हैं, तो क्या सर हम इसको नेक्स्ट क्लास में रख सकते हैं? ये हम फॉर्मूला भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कि इनका ये हमने डिस्कस कर दिया ऑपरेटिंग वगैरह फ्री यहाँ तक अभी हमने बात कर ली कि हमने 3 स्टेटमेंट्स को एवेल्यूएट किया, डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक नॉर्मली भी इसमें आती है। चले मैं उसका सवाल आपसे कर लेता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये कहाँ पे आता है? ऑपरेटिंग में या ये है क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये बताएं कि ये कैश फ्लो के अंदर कहाँ आ रहा है? सर फाइनेंसिंग। तो ये तो फाइनेंसिंग में होना चाहिए ना। फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग कैश फ्लो में तो कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। यहाँ पे देखें, इंक्रीज नोट पेबल, लॉन्ग टर्म डेट, कैश डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ गया फिर? सर जी वाह साहब, सर मैं वाह साहब। हाँ सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आ रहा होता है सर वो नेट इनकम के अंदर इंक्लूडेड होता है, नेट हुआ होता है उसके अंदर। तो इट मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी पीनल को बेस करके बना। इसमें एक्चुअली कहना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना हम खाली नॉन कैश आइटम नहीं, हम एक और चीज़ एडजस्ट करते हैं जो अदर एक्टिविटी की आइटम होता है। इसमें एक और मैं एक और आइटम ऐड करूँ तो जो रिकॉर्डिंग में भी था, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो भी हमारा पीनल का पार्ट हो रहा होता है, अदर इनकम में आ रहा होता है, तो या लॉस होता है। वो नॉन कैश है ना वो तो? हाँ नहीं कैश है ना सर, पैसा आता है ना फिक्स एसेट गेन ऑन डिस्पोजल, अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक। हाँ वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिवैल्यूएशन नॉन कैश होगा, गेन ऑन डिस्पोजल तो कैश होगा। यस, हाँ वो कैश होगा।
हाँ वो एक्चुअली हम क्या करते हैं, गेन और लॉस जो भी होता है वो नेट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और वो ले जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। इसी तरह इंटरेस्ट इनकम का भी यही प्रोसीड्स होती हैं, टोटल प्रोसीड्स। अच्छा ये बताएं गेन और लॉस जो है, जो कि हो जाती नहीं हाँ सही कह रहे हैं, प्रोसीड टोटल आती से है। हमें हाँ ग्रॉस अमाउंट में ले जाते हैं, ठीक है सही कह रहे हैं आप। नहीं मैं यानी गेन एंड लॉस जो है वो तो उसमें नहीं आएगा, गेन एंड लॉस तो ऑपरेटिंग में आएगा, लेकिन उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अफेक्ट होगा ना, ये आपका जो एसेट सेल हुआ यहाँ से नेट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग है ना अदर इनकम से उसको माइनस कर देते हैं। अगर गेन को हम इसलिए हटाते हैं, गेन को वहां से हम हटा देते हैं इसलिए क्योंकि हम जब सेल्स प्रोसीड ले रहे होते हैं वो टोटल सेल्स होती है, उसमें गेन भी शामिल होता है, प्राइस भी शामिल होती है, तो वो डबल ही हो जाती है, इसलिए हम माइनस करते हैं। कॉस्ट वहाँ पे सेल्स पे सारा हमने कर लिया है, उसमें अगर सेल्स करेंगे तो गेन एंड लॉस भी सेल्स में ही आएगा ना, वो रेवेन्यू में आएगा ना, पूरी सेल प्रोसीड आएगी। सही, ठीक है। और कॉस्ट वहाँ एडजस्ट हो जाती है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है एक आइटम। ठीक है ना, अगर वो यानी आप वो कह लें कि वो तो खैर माइनस प्लस जो भी होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एनीथिंग एल्स कोई इसमें? ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात समझ में आ गई कि कैश फ्लोज के अंदर कैश फ्लोज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है ना हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे उन्होंने कहा कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ टर्म्स हैं जिससे हमारा काम जो है ज़रा आसान हो जाएगा। असल में हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है फ्री कैश फ्लो तक पहुँचना, ठीक है ना। तो वो कैश फ्लो से पहले तो हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हमने देखा कि कैश फ्लो कैसे बनाई जाती है अकाउंट्स में। अब हमारा मकसद ये है कि फ्री कैश फ्लो तक पहुंचना। क्यों पहुंचना, फ्री कैश फ्लो होती क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, हम क्यों फ्री कैश फ्लो तक पहुंचना चाहते हैं, इसके बारे में कोई बताएगा? क्या होती है फ्री कैश फ्लो? जी हसीब साहब। सर बेसिकली कैश फ्लो की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक डिस्क्रिशनरी होती है, एक नॉन डिस्क्रिशनरी होती है। अच्छा मैं आपकी बात काटूं कि यहाँ पे अगर कोई और पार्टिसिपेट करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम। तो यहाँ पे चंद लोग पार्टिसिपेट सर मैं बता दूं, तो अगर सर कोई फ्री और कैश फ्लो जो होता है वो, ठीक है जी हसीब आप कुछ कह रहे थे? जी आप कुछ कह रहे हैं कलीम साहब? जी सर फ्री कैश फ्लो सर इन्वेस्ट करते हैं सर, कोई भी इन्वेंट्री ले सकते हैं हम आराम से, मतलब इसमें दो चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। जैसे डिस्क्रिशनरी हो गया, कोई भी मशीन ख़राब हो गई, जो आपने लेक्चर में बताया था, जैसे कोई भी मशीन ख़राब हो गई किसी भी ऑपरेटिंग जगह की, मैन्युफैक्चरिंग जगह की, तो आप न्यू मशीन लें, उस कैश को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी। और अगर नॉन डिस्क्रिशनरी उसमें कहते हैं अगर उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो तो उसको कहते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी। ये होते सर कैश फ्लो की दो टाइप्स हैं। ठीक है हसीब साहब आप कुछ ऐड कर लेते हैं? जी सर बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि जो डिस्क्रिशनरी होती है उसके अंदर हम फ्यूचर बिजनेस और जो मैनेजमेंट डिसीजन होता है उसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है, और क्योंकि नाम से जैसे जाहिर है डिस्क्रिशनरी के मैनेजमेंट इज़ फ्री टू डिसाइड ऑन इट, सही सर, और ये ऑपरेटिंग कैपिटल के अंदर फॉल करता है आपका। और जो फर्दर अगर हम इसके अंदर एक स्टेप और फर्दर जाएँ तो जो FCF का जो फार्मूला होता है वो नो पैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल होता है। अगर आप कहें तो सर नॉन डिस्क्रिशनरी के भी बयान कर दूँ? हाँ बताएं। नॉन डिस्क्रिशनरी में सर हमने जो नोट किया है उसमें ये कि जो जैसे आपने एग्जांपल दी थी और इन साहब ने जो रेफरेंस दिया कि जो टू बाय एंड रिपेयर ऑपरेशनल मशीन जो होता है वो हम उसके अंदर नॉन डिस्क्रिशनरी होता है, जिसके अंदर मैंडेटरी आपको काम कराना ही कराना है, जिसके अंदर मैनेजमेंट की कोई भी डिसीजन जो होता है वो इन्वॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं होती, और ये करंट बिजनेस के अंदर फॉलो करती है। ठीक है, तो हमें फ्री कैश फ्लो डिस्क्रिशनरी का ऑब्जेक्टिव सोर्सेज क्या होते हैं कि ये मैनेजमेंट के डिस्क्रिशन पे होता है, और मैनेजमेंट के अगर ये मैनेजमेंट चाहे तो वो अच्छा डिस्क्रिशन का मतलब है दो काम कर सकती है मैनेजमेंट, या तो ये फर्दर इन्वेस्ट करे बिजनेस के अंदर तो वो रिटेन अर्निंग के थ्रू इन्वेस्ट भी कर सकती है, या ये कि वो जो है डिविडेंड की फॉर्म में इन्वेस्टर को पास ऑन कर दे, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिशन पे कहलाता है। अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करना है या कुछ करना है तो वो मैनेजमेंट रिटेन करेगी। तो रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड्स बोथ आर बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर।
तो फ्री कैश फ्लो का निकालने का मकसद क्या होता है कि हम वो देखें कि शेयर होल्डर को कितना कैश मिल रहा है, आइदर डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और इनडायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ री इन्वेस्टिंग एंड फ्यूचर डिविडेंड्स। तो इस फ्री कैश फ्लो से निकालने से हमें कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम होगी कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। इस वजह से हम फ्री कैश फ्लो निकालते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब निकालते कैसे हैं, इस पे आ जाते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म जो है इन्होंने बात की है नो पैट की, ठीक है। मेरे पास एक स्लाइड है जिसमें सारी टर्म्स लिखी हुई होंगी। चले पहले टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ टर्म्स नहीं है 12। पहली टर्म जैसे ये है नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। नो पैट क्या शो करता है, EBIT, दिस इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इनटू 1 माइनस T टैक्स रेट। जैसा फॉर एग्जांपल अगर टैक्स रेट आपका 40% है तो नो पैट इस तरह बनेगा कि 1 यानी कि जो भी आपकी EBIT आती है उसका आपने 60% ले लिया, दैट विल बी नो पैट। तो नो पैट और नेट इनकम में क्या फर्क है जी? नो पैट और नेट इनकम में क्या फर्क है सर? ये कोई बताएगा? बोले हसीब साहब बोले। जी सर। सर बेसिकली जो नेट इनकम में अगर आप नेट इनकम में से इंटरेस्ट डिडक्ट कर देंगे तो फिर नो पैट बनेगा। हाँ, तो नेट इनकम और नो पैट में जो फर्क है वो इंटरेस्ट का फर्क है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि हम EBIT को क्यों नहीं लेते, तो इसका वजह ये है कि टैक्स जो है ना वो दैट इज द रियल इफेक्ट। तो क्योंकि टैक्स एक रियल इफेक्ट है तो इसलिए EBIT से टैक्स माइनस कर देते हैं, तो वो आपका जो है वो बेसिकली बिफोर इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कहलाता है। जी तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ऐड करेंगे। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, खाली इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। मैंने कैलकुलेट करके देखा था कल जब ये जो हाँ वही कह रहे हाँ मतलब ये नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, हाँ नेट ऑफ टैक्स है ये। मतलब यानी ये अगर 40% टैक्स है ना तो उसका 0.6 लेंगे इंटरेस्ट। हाँ नेट ऑफ टैक्स होगा, यस। हाँ वो सही है, यानी कि नो पैट इज EBIT नेट ऑफ टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नेट टैक्स नहीं आता और नो पैट में टैक्स शामिल हो जाता है, तो दैट मींस नेट इनकम और नो पैट के अंदर फर्क है वो है सर ये ऑपरेटिंग इनकम पे अप्लाई होता है, इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। सर जो इनका बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि जो नेट इनकम होती है ना वो ऑपरेटिंग की जाती है बाय डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कहलाता है। जैसे मैं कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज EBIT। हाँ सही। तो EBIT को भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा था पहले, ऑपरेशंस का पार्ट था। तो इसकी का जवाब ये है कि EBIT रियल फॉर्म में, क्योंकि हम टैक्स भी पे कर रहे होते हैं, तो अगर हम कैश की फॉर्म में बात करेंगे, क्योंकि हम कैश फ्लो बेस्ड बात करते हैं, तो इस वजह से ऑपरेशंस के अंदर क्या वो इनडायरेक्टली इट्स पार्ट ऑफ ऑपरेशंस है ना। आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। वो जो है रियल फॉर्म में लाने के लिए हमने नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं। तो नो पैट जो है वो ऑपरेशंस ही को जाहिर करता है, ठीक है ना, फॉर कैश फ्लो पर्पस। क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, NOWC, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या होता है, करंट ठीक है ना, ये आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ये भी आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि फैसिलिटी कहलाता है। सही बात नहीं है मेरे पास। जी आसिफ साहब या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ कि वर्किंग कैपिटल ही है ना सर, ये तो डेफिनेशन वही है इसकी। तो नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल वर्किंग सेम डेफिनेशन है ना। ये वही है वही है सब, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ऑपरेटिंग कैपिटल क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल में से प्लस करेंगे नेट ऑपरेटिंग फिक्स एसेट। ये एक्चुअली फिक्स एसेट यहाँ पे आएंगे, ये अभी मॉडिफाई नहीं हो रहा।
तो ये एक्चुअली फिक्स एसेट जो है ना, बेसिकली वर्किंग कैपिटल प्लस नेट ऑपरेटिंग कैपिटल क्या होता है कि वो कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। तो वो फिक्स एसेट्स which are required for operation, like for example equipment हो गया, प्लांट हो गया आपका, वो फिक्स एसेट जो ऑपरेशन में यूज हो रहे हैं उसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग फिक्स कैपिटल एसेट। तो वो फिक्स एसेट्स को अगर आप वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे तो वो बनेगा ऑपरेटिंग कैपिटल। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। जी आप सर। यू वांट टू ऐड समथिंग? जी सर जी। हाँ सर क्लियर है सर बात। चलें, तो ये दूसरा आइटम हो गया। पहले हमने बात की नो पैड की, फिर वर्किंग कैपिटल की, तीसरा आपका ऑपरेटिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, अब आपका आ जाता है फ्री कैश फ्लो कैसे निकलेगा। ठीक है सर, एक चीज पूछना चाहूंगा, ये नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल जो है और कैपिटल एम्प्लॉयड, इनमें कोई फर्क है क्या है? हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ते हैं रोस आरओसी, अच्छा मैं एक तो ये है ऑपरेटिंग कैपिटल, मैंने दो बात की ना, ऑपरेटिंग कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। इन दोनों की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग कैपिटल और रोस आरओसी, रोस नहीं कह, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड सी, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी गलत बोल दिया, सी जो है, सी जो होता है और ऑपरेटिंग कैपिटल। मैं अपने ना जो एग्जिस्टिंग टर्मिनोलॉजी है उससे जरा मैच करने चाह रहा हूँ। दो अलग अलग है। एक तो वो टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटिंग में यूज हो रही है ना, वो एक अलग है, और ये टर्मिनोलॉजी भी अलग है। ठीक है ना? हाँ, मैं चाह रहा था कि उसके साथ कैसे रिकंसाइल करेंगे। वो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा मे बी उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग कैपिटल भी शामिल होगा, नॉन ऑपरेटिंग, हाँ, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग कैपिटल शामिल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लैंड है जो कि बैरन पड़ा हुआ है, उसका ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, तो वो हमारे ऑपरेटिंग कैपिटल में शामिल नहीं होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में हो सकता है शामिल हो जाए। सही है ना? वर्किंग कैपिटल तक तो मामला सही है, लेकिन फिक्स एसेट वाला मामले में फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अब ये देखें स्टेप 1 क्या है फ्री कैश फ्लो में। यू कैलकुलेट नो बैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे हमने डिस्कस किया। स्टेप 2 में आपने क्या किया, आपने वो निकाला वर्किंग कैपिटल निकाल लिया। स्टेप 3 में क्या किया आपने, वर्किंग कैपिटल में से लॉन्ग टर्म एसेट प्लस कर दिए जो ऑपरेटिंग एसेट, तो ये ऑपरेटिंग कैपिटल आ गया। स्टेप 4 में क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल निकाल लिया। दैट मींस इस साल का ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस पिछले साल का ऑपरेटिंग कैपिटल, तो ये आपको आ गया नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल। स्टेप 5 में क्या किया, नो पैड में से माइनस कर दिया नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल, तो ये चीज बचती है फ्री कैश फ्लो। तो दैट मीन्स के आपने जो फ्री कैश फ्लो के लिए जो आपने नो पैड लिया, दैट मीन्स कि ये आपकी अर्निंग आ रही है, इनफ्लोज आ रहे हैं, और ये आपकी जरूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि आपको इस अर्निंग के लिए करना है। तो वो अगर आपने माइनस कर दिया तो यू गेट फ्री कैश फ्लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चंस? नहीं सर बेसिकली अगर मैं कहूँ इसको, इस इक्वेशन को, आप करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल, लास्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल, करंट ईयर का ऑपरेटिंग फिक्स एसेट और लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग फिक्स एसेट, हाँ ये कैलकुलेट करें, इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं। मींस हमारा फर्दर कैपिटल कितना वर्किंग कैपिटल में इन्वॉल्व हुआ और फिक्स एसेट में इन्वॉल्व हुआ, उसमें से जो हमारे ऑपरेशन ने प्रॉफिट कैश फ्लो कमा के दिए नेट ऑफ टैक्स, उसको हम माइनस कर दे रहे हैं उसमें से, तो हमारे पास ये कैश फ्लो बच जा रहे हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल ने और फिक्स एसेट ने खाए उसके बाद। ठीक है, मतलब समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। थैंक यू। अब ये जो कैश फ्लो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कैश फ्लो है, क्योंकि नॉर्मली हम अगर कैश फ्लो लेते हैं वो नो पैड को ही ले लेते हैं, लेकिन ये कैश फ्लो के अंदर वो सारा कॉम्प्रिहेंसिव, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट भी आ रहा है, इसके अंदर ऑपरेटिंग कैपिटल का टोटल इम्पैक्ट भी आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट फॉर्म में। तो जितना भी आपने खर्चा किया वर्किंग कैपिटल पे या फिक्स ऑपरेटिंग कैपिटल पे, वो उसका जो है वो माइनस करने के बाद जो बचेगा, दैट इज, क्योंकि दिस इज बेसिकली नॉन डिस्क्रिशनरी। ऑपरेटिंग जो कैपिटल है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ये ऑपरेशंस का पार्ट है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये नॉन डिस्क्रिशनरी है। ठीक है ना? वर्किंग कैपिटल नॉन डिस्क्रिशनरी है, तो ये जो खर्चे होते हैं वो नॉन डिस्क्रिशनरी होते हैं। तो अगर आप नो पैड में से नॉन डिस्क्रिशनरी खर्चे माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा फ्री कैश फ्लो विच इज डिस्क्रिशनरी। सही है? तो इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, व्हाट अबाउट, हमने बात की भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ना, जो वो क्या लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, ऑपरेटिंग एसेट्स में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का काम है तो वो इधर आएंगे ऑपरेटिंग फिक्स एसेट के अंदर जो चेंज आया है?
हाँ मतलब वो फ्री कैश फ्लो में आ सकते हैं, मतलब उसमें जो है आपका जो नो पैट है ना उसके अंदर आ जाएंगे वो, नो पैट में अच्छा, उसका जो अर्निंग होगी वो उसके अंदर शामिल हो जाएगी। अर्निंग नहीं कह रहा मैं, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हमारे जो फाइनेंशियल अच्छा स्टेटमेंट हमने खरीदे। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं आप? हाँ, रिवैल्यूएशन नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। हमने परचेज सेल की, हाँ सब जगह मार्केट वैल्यू सेम रही, तो वो कहाँ पे आ रहा होगा? वो वो नहीं, ऑपरेटिंग, वो इसमें नहीं आएगी, वो इसमें वो नहीं जो आएंगे, है हाँ वो नहीं आएगी। एक तो वो ये एक्चुअली फ्री कैश ऑपरेशन फ्लो का। होता है, तो जो ये एक्चुअली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशन तो ये अच्छा, आप वो फ्री कैश फ्लो का पार्ट हो जाएगा। हाँ ये बेसिकली आपकी उसकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है बेसिकली, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है बेसिकली, ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। नहीं, ये अगर वो आपका कैश फ्लो नहीं जो ऑपरेशन ने जनरेट की है। नहीं, अगर आपका काम ही एक डिवीजन अगर में आपका काम, काम ही यही है तो फिर आपका जो है ना फ्री कैश फ्लो वो नो पैट में आएगा, यानी कि फिर आपको फिर आप वो जो है ना एज अ इन्वेंट्री ट्रीट करेंगे उसको, ठीक है अच्छा, ना। अगर आपका काम ही फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स वगैरह हो गए, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ही आपका जो है नो पैट के अंदर वो ऑलरेडी शामिल हो चुकी होगी ना उसके एज इन्वेंट्री वगैरह। उसकी इनकम आएगी और उसका जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट का, वो हाँ ऑपरेटिंग एसेट्स में आएगा ना, हाँ मतलब वो मैंने, तो इसी में सब शामिल हो जाएगा सारा कुछ, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक और नो पैट जो बनेगा ना वो उसमें सारा माइनस प्लस वगैरह शामिल हो जाएगा। ठीक है, फिर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जरा रेलेवेंट नहीं रहेगा ये सारा पार्ट ना, वो यही चीज आपकी फ्री कैश फ्लो बन जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। सो ये है, ये दोबारा से देख लें एक दफ़ा फॉर्मूलाज, वही फॉर्मूलाज हैं। एक तो फॉर्मूला नेट कैश फ्लो है, नेट इनकम माइनस नॉन कैश प्लस नॉन कैश रेवेन्यू प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो अगर नेट इनकम में से नॉन कैश माइनस, बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की पार्ट है, इसमें वर्किंग कैपिटल शामिल नहीं है। इसको एक और तरीका भी है, नेट इनकम में से ऐड कर दें, यानी कि अगर हम ये कहते हैं नॉन कैश रेवेन्यू अमूमन होता नहीं है इतना, तो अगर ये छोड़ दें, और नॉन कैश एक्सपेंडिचर में अमूमन डेप्रिसिएशन होती है, तो अगर हम जनरलाइज करें तो यही नेट कैश फ्लो बन जाएगा, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना, आसान सी थी। नो पैट हमने डिस्कस कर लिया, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया, टोटल वर्किंग कैपिटल जैसे नेट नो पैट नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म एसेट्स कर लिए, और एफसीएफ कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब ये उन्होंने वही एक माइक्रो ड्राइव एक कंपनी है उसका एफसीएफ कैलकुलेट किया था, तो वो मुख्तलिफ तरीके से, दो तरीके हो सकते हैं, यही हमने जो एफसीएफ है इसी को हमने अगर डिकम्पोज कर लिया तो ये हो सकता है ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन में से माइनस कर दें ग्रॉस फिक्स्ड एसेट माइनस कर दें इन्वेस्टमेंट इन नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम यहाँ से नो पैड से शुरू करें, नो पैड में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, देखें ना यहाँ इन दोनों में फर्क क्या है, ये वाला 2-9 और 2-9A, इसमें 2-9 तो एक टोटल बात है ना, ये नो पैड बन जाता है, तो एक तो 2-9A और B में क्या फर्क है, तो ये नो पैड प्लस डेप्रिसिएशन, अगर हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस कर दी है तो यहाँ पे हमने माइनस कर दी, और यहाँ पे हमने ना प्लस की है ना माइनस की है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस किया है तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस, जब ये ग्रॉस हो जाएगी तो ये यहाँ पे प्लस हुई है, यहाँ पे भी प्लस हो गई है, तो ये प्लस ये दोनों एक दूसरे को माइनस खत्म कर देंगे। यहाँ पे हमने ना डेप्रिसिएशन प्लस किया है ना माइनस किया, तो यू कैन हैव बोथ द अप्रोचेस। यहाँ बात समझ में आ गई है, 2-9A और B वो एक ही चीज है। क्लियर है? ये जो है वो कैलकुलेशन हुई है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी सर सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ। वीडियो में सर जहाँ तक मुझे याद है बस जो आपने लास्ट फ्री कैश फ्लो समझाया वहीं तक ही था, और दूसरा सर 11:37 हो रहे हैं। फ्लो तक था, यानी यहाँ तक था, यहाँ तक था जी सर, यहाँ तक था। ईवीए भी था, ईवीए था, अच्छा चलें तो हम वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास का ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो जो आपका है वो आपको बता देता हूँ। आपने जो है वीडियो जो देखा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है ना, लेक्चर 3 वाला देखा है, ठीक है ना। चैप्टर 2 सर, लेक्चर 3 है बिल्कुल। लेक्चर 3 लिखा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद एक लेक्चर 4 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और लेक्चर 5A है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, ठीक है। तो ओके सर, सही है ना। सर ये दोनों करनी है? हाँ मैं आपको बता देता हूँ।
तो आपको जो है